गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सब लोग? यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBPS क्लर्क मेंस 2019 का पेपर। ठीक है। 2019 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि एक फैकल्टी अप्रोच क्या होगा कोई भी पेपर को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये पेपर जो है उसको अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, उसी तरीके से आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। तो जैसे मैं सॉल्व करता हूँ सेम सेम वही पैटर्न से आपको ये पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। जैसे यहाँ पे एक नज़र घुमानी है। सबसे पहला ये सवाल देखिए आप, ये जो सवाल है, ठीक है, ये जो सवाल आपको दिख रहा होगा, ये सवाल के अंदर क्या है, वह ये सवाल है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से। ये क्वेश्चन जो है वो आपका है सिटिंग अरेंजमेंट से, और आप इसको अगर गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देयर आर 3 रोज, 3 रो दे दिए गए हैं। ठीक है, रो 1 2 3, और उनके बारे में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं। तो क्या ये सवाल अटेम्प्ट करना सही रहता? क्या एग्ज़ाम में इस सवाल को सबसे पहले अटेम्प्ट करना सही रहता? तो भाई इतना देख के तो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे 3 रो दे रखे हैं। नॉर्मल केस में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किए होते स्टूडेंट्स ने। तो अगर मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूँगा। और नॉर्मल केस में सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चन को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं भी किया जाता है। ठीक है, उसको पहले स्किप ही करना होता है। तो मैं इसको सीधा स्किप कर लेता, लेकिन स्किप करने से पहले मैं एक नज़र घुमा लेता इस क्वेश्चन पे। देखो, नज़र घुमाना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ है। नज़र घुमाना मतलब कैसे? देखो, जैसे मैं कैसे करता यहाँ पे, देखो मैं ऐसे नज़र घुमा रहा हूँ तो देखो मैंने ई देखा, ई देखा, ई के कंपेरिजन में पी देखा, पी के कंपेरिजन में आर देखा, आर के कंपेरिजन में एफ देखा, एफ के कंपेरिजन में डी देखा। बस इतना देख लिया, पूरा पढ़ने नहीं बैठा। क्या है ये? मैंने सिर्फ नज़र घुमा लिया। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे नज़र घुमा लिया। यस, बिल्कुल जूम हो सकता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट फिलहाल काम का नहीं है, मैं जिस नीचे वाला पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने सिर्फ नज़र घुमा ली। नज़र कैसे घुमा ली मैंने आपको बता दिया। देखो ज़रा, ई के कंपैरिजन में पी देखा, ठीक है, पी के कंपैरिजन में आर देखा, आर के कंपैरिजन में एफ देखा, एफ के कंपैरिजन में डी देखा, डी के कंपैरिजन में क्यू देखा। अब इतना सारा आगे जाने की जरूरत नहीं थी। एक नज़र घुमाने से मुझे पता चल गया यहाँ पे कि एक बंदे के कंपैरिजन में दूसरे बंदे का इंस्ट्रक्शन दे रखा है ना। एक के कंपैरिजन में दूसरे का इंफॉर्मेशन दे रखा है, मतलब कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा मुझसे। स्टार्टिंग में नहीं करना है, लास्ट में करेंगे, लेकिन ये हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे तीन रो दे रखे हैं, तो ये 3 रो वाला नया होगा मेरे हिसाब से सबके लिए क्वेश्चन। तो इसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, इसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लेकिन हमें इतना समझ में आ चुका है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है, ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो ये सवाल है हमारे पास इनपुट आउटपुट का। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास इनपुट आउटपुट का। तो इनपुट आउटपुट का अगर सवाल होगा तो क्या इसको हम अटेम्प्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो देखते हैं जरा। भाई इनपुट आउटपुट का सवाल लग रहा है, नंबर दिख रहा है, अल्फाबेट दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसको अगर मैं स्टार्टिंग में करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर स्किप करना है पहले मैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये सब सवाल अगर पूछे गए तो उसको पहले अटेम्प्ट कर लूंगा, और उसके बाद जब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन की तरफ आऊंगा तब इसको मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने से ही ईजी लग रहा है। इसको मैं चाहूँ तो पहले भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में इसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी सवाल है, अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो भाई, लग रहा है ना सबको अटेम्प्ट करने वाला? यस, जल्दी से रिप्लाई करो। और आई होप सबका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो देखो ज़रा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकते हैं अभी, वरना आगे भी बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, तो चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। चलो बताए लॉजिक, जल्दी से रिप्लाई करिएगा, लॉजिक क्या लग रहा है इसके पीछे। यस नीलम, बात सही है, लॉजिक समझ में जल्दी आ जाए तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है बिल्कुल आसान सा दिखने वाला सवाल है, इसको ज़रूर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और लॉजिक बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चले फिर एक बार लॉजिक देखें और मुझे बताएं कि क्या लॉजिक लग रहा है इसके पीछे।
यस, जल्दी से रिप्लाई करें। लॉजिक क्या लग रहा है इसके पीछे? आप देख रहे होंगे कि नंबर, ऊपर जो नंबर थे नीचे वो नंबर चेंज हो चुके हैं, नंबर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो नंबर में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सबसे पहले तो आपको वो बताना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो अल्फ़ाबेट है इनपुट में, नीचे आउटपुट में ऐसा एक भी अल्फ़ाबेट नहीं है, मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं है, सारे के सारे चेंज हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली क्या चेंज आया है वो भी आपको बताना है। तो चले फिर जल्दी से रिप्लाई करें, क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? यस, बड़ा नंबर आगे लेना है और सर नंबर असेंडिंग जा रहा है। यस, बिल्कुल बात सही है भाई, नंबर जो है वो असेंडिंग नहीं, नंबर देखो जिस कैंडिडेट ने बोला कि सर नंबर असेंडिंग जा रहे हैं, तो आप लास्ट अगर सेंटेंस लास्ट से देख रहे हो ना तो आपको लगेगा सर असेंडिंग जा रहा है, पर लास्ट से नहीं देखना है, आपको स्टेप नंबर 1 से शुरू करना है। तो स्टेप नंबर 1 से शुरू करोगे तो आपको देखो सर इनपुट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 95 है। इनपुट में सबसे बड़ा नंबर 95 है और यहाँ पे आप देखो 90 लिखा गया है, ठीक है। अब 95 जो है ना वो कैसा नंबर है भाई? ऑड नंबर है। 95 जो है वो ऑड नंबर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑड नंबर में -5 किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ऑड नंबर में क्या किया गया है? -5 किया गया है, ठीक है। सेम वे बाकी सारी चीज़ें देख लो, आप कॉपी कर ली गई, सारी की सारी चीज़ें कॉपी कर ली गई, इसको कॉपी नहीं किया गया है। बाकी आप देखो सारी चीज़ें कॉपी है। अब ये W से शुरू हो रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना ये सबसे बड़ा अल्फाबेट है। ABCD वाइज अगर मैं देखूँ तो W सबसे बड़ा अल्फाबेट है, तो देखो W वाले को लास्ट में लिखा है। यहाँ पे WRAK, यहाँ पे भी देखो WRAK है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इनको विद इन द लेटर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है ना, सबसे छोटा A, उससे बड़ा K, उससे बड़ा R, उससे बड़ा W। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। चलो बिल्कुल सही है। ओके, लेटर असेंडिंग नहीं, लेटर जा रहा है अपने, यस लेटर जा रहा है हमारे डिसेंडिंग। भाई लेटर भी डिसेंडिंग है और नंबर भी डिसेंडिंग है, ठीक है ना। नंबर भी अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, लेटर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप से देखना है आपको, ठीक है ना। और लेटर को क्या किया जा रहा है? लेटर को क्या किया जा रहा है? रीअरेंज किया जाए असेंडिंग ऑर्डर में। लेटर को क्या किया जा रहा है? रीअरेंज किया जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। चलो क्लियर है इतना, ठीक है। तो चले, तो ऑड नंबर में किया गया है -5, इतना हमें समझ आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या किया गया नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है कि 90 के बाद, अब देखो स्टेप नंबर 2 हमेशा स्टेप 1 से लिखा जाता है, हम जानते हैं ये चीज। तो स्टेप 2 में क्या किया गया है, 90 से छोटा अल्फाबेट कौन सा है, नंबर कौन सा है भाई? 90 से छोटा नंबर 74 है, और 74 का लिख लिया है 79, बाहर की तरफ आ गया ये, ठीक है ना। तो 74 कैसा नंबर है भाई? इवन नंबर है। 74 क्या है? इवन नंबर है। और 74 से 79 किया गया है, मतलब क्या किया गया? इवन में +5 किया गया है। तो ऑड में -5 और इवन में +5 किया गया है, और सारा आप देख सकते हो एक के बाद एक ऐड हो रहा है नंबर, और असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं नंबर। समझ में आ गए सब? तो नंबर जा रहे हैं आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑड है तो -5, इवन है तो +5। सेम वे देखो, सबसे पहले W वाला लिखा था, अब W से छोटा यहाँ पे क्या दिख रहा है? W से छोटा स्टेप नंबर 1 में W से छोटा क्या दिख रहा है भाई? W से छोटा दिख रहा है मुझे T। तो ये देखो ये T वाला लिख लिया है, लेकिन ये TBEF है, तो इसको क्या किया? विद इन द लेटर, सॉरी विद इन द वर्ड, इनको क्या किया गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। सबसे छोटा B, B से बड़ा E, उससे बड़ा F और उससे बड़ा T। तो देखो इनको अरेंज कर लिया, BEFT। क्लियर है? फिर उसके बाद एक और स्टेप आगे, फिर एक और स्टेप आगे, फिर एक और स्टेप आगे, ऐसे करके इसको अरेंजमेंट किया गया है। चलो भाई, अरेंजमेंट सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अरेंजमेंट सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को ना समझ में आया वैसा? ठीक है ना। तो इतने लॉजिक है हमारे। ऑड में -5, इवन में +5, ठीक है ना। लेटर्स जो है उनको क्या किया जा रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है ना। वर्ड्स जो है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है, बट विद इन द वर्ड जो भी अल्फाबेट, जो भी क्या है लेटर है हमारे, उसको क्या किया जा रहा है भाई? रीअरेंज किया जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस टाइप से हमारा अरेंजमेंट है, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ा नंबर से, और फिर नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है ना। तो चलो सवाल नंबर पहला। अब देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई कैसे नंबरिंग दिए जाते हैं, है ना।
मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है नंबरिंग कैसे दिए जाते हैं। अब देखो ये सवाल विदाउट नंबरिंग भी सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे जरा चेक करो, जरा यहां पे एक बार फिर से ये चीजें देखो, यहां पे सारी चीजें इस तरफ आ रही हैं, जैसे 90 देखो अंदर जा रहा है, 79 बाहर आया, 60 बाहर आया, 47 बाहर आया। तो जब भी कोई चीज बाहर की तरफ आती है, जब भी कोई चीज बाहर की तरफ आती है अपने आप कभी अरेंज नहीं होती, ये चीज हम जानते हैं। दूसरी चीज यहां पे हर जगह -5 +5 कर रहे हैं ना, तो अपने आप कोई भी वर्ड या कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर अरेंज नहीं होगा। यानी कि अगर पूछा गया कितने स्टेप लग रहे हैं, तो जितने भी नंबर हमारे पास अवेलेबल है या जितने भी वर्ड्स अवेलेबल है उतने स्टेप लग जाएंगे। तो गिन लो जरा कितने नंबर अवेलेबल है भाई, 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर अवेलेबल और 5 वर्ड नंबर अवेलेबल है। तो कितने स्टेप में ये खत्म हो जाएगा भाई, 5 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया भाई। 5 वर्ड और 5 नंबर हमारे पास अगर अवेलेबल है तो ये हमारा 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट। भाई समझ में आ गया सभी को। चलो दूसरा, विच स्टेप वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। चलो बताओ, जल्दी से आंसर करिएगा इसका। ठीक है, इसका जल्दी से आंसर करिए। यस, तो यहां पे आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं देखो, बिल्कुल सी सिंपल सी बात थी। चलो क्या आंसर आ रहे भाई, यस 4 स्टेप, बिल्कुल सही। कैसे, नंबर वंबर कुछ नहीं देना। यहां पे आप देखो कितने नंबर अरेंज किए हुए दिख रहे हैं भाई, 4 नंबर अरेंज किए हुए दिख रहे हैं, है ना। 4 नंबर कैसे, देखो 40 था 45 हो चुका है, तो 4 नंबर अरेंज किए दिख रहे हैं। और ABCD 4 अल्फाबेट अरेंज किए दिख रहे हैं। तो 4 नंबर 4 अल्फाबेट अरेंज किए, मतलब कि 4 नंबर का स्टेप हो गया। चलो स्टेप नंबर 3 बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। क्या करना है भाई, ABC अरेंज किया होना दिखना चाहिए ना हमें। स्टेप नंबर 3 है तो ABC अरेंज होना चाहिए। देखो जरा, ECB है, होना क्या चाहिए था ABC, पहला गलत। दूसरा ABC होना चाहिए, बिल्कुल है, EBC है, ABC है। तो ये तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे नंबर में क्या होना चाहिए था भाई, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे की तरफ सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो देखो बड़ा छोटा छोटा है, बड़ा है, और यहां पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं जा रहा, मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत, बच गया सिर्फ एक ही ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। समझ रहे हो। चलो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन बच रहा है, या तो आंसर होगा ऑप्शन बी, या तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। चलो कौन सा लग रहा है, बी लग रहा है, ई लग रहा है। यस बिल्कुल सही। ठीक है ना, इसमें +5 और -5 हुआ है कि नहीं, बस उतना चेक कर लेना आपको। ठीक है ना, तो इवन में क्या करना था, +5। तो देखो सबसे बड़ा 86 था, 86 में +5 किया तो 91 आ गया है। अब 86 से छोटा कौन सा था, 69। तो 69 में क्या करना था भाई, ऑड में करना था हमें -5। तो -5 है, यस बिल्कुल 64 है। ठीक है ना, और फिर 57 है, दैट इज ऑड है, उसमें भी -5 कर लो। 57 में से -5 करोगे यानी 52, तो ये बिल्कुल वही जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो जरा, आंसर करो जल्दी से इसके भी। तो मेरे हिसाब से इतना सबको समझ में आ चुका होगा कि कहीं पे भी क्या है, हमें क्या नहीं करना भाई, नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। यस, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द 4th टू द लेफ्ट ऑफ द वन विच इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4। चलो भाई, लेफ्ट 2 बार दिया है, लेफ्ट यहां दिया है, लेफ्ट यहां दिया है, 2 बार लेफ्ट दिया है। जब भी सेम साइड दे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलो माइनस करेंगे, किसमें से कितना, 8 में से माइनस कर लोगे 4, 8 में से 4 माइनस कर लोगे तो बच जाएगा 4। तो आपको फाइंड करना है लेफ्ट साइड से 4th, स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट साइड से 4th एलिमेंट कैलकुलेट करना है। तो भाई स्टेप नंबर 4 है लेफ्ट साइड से 4। सबसे पहले क्या आएगा, जब हम शुरुआत कर रहे थे, जैसे यहां पे देखो यहां पे स्टेप नंबर 4 है, तो देखो स्टेप नंबर 4 ये रहा, स्टेप नंबर 4 लेफ्ट साइड से 4 गिनना है, मतलब क्या सबसे बड़ा नंबर ही आएगा ना, लेफ्ट साइड से 4 यानी क्या, सबसे बड़ा नंबर ही आएगा। तो सीधा हमारा आंसर बन जाएगा सबसे बड़ा नंबर। आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सबसे बड़ा नंबर, लेफ्ट साइड से 4th एलिमेंट स्टेप 4 में। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट साइड से 4th, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा था इसमें, देखो जरा इनपुट में
सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है 86, 86 क्या है, इवन है, और इवन में क्या करना था, +5 करेंगे यानी आंसर बन जाएगा 91। क्लियर। चलो आगे स्टेप नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी द 8th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। भाई स्टेप नंबर 5 में राइट से 8वां, स्टेप नंबर 5 में राइट से 8वां, दो तरीके से सोल्व कर सकता है, या तो लेफ्ट साइड से गिन लो या तो राइट साइड से। राइट साइड से 8वां गिनना है, कैसे गिनोगे? यस देखो पहले 5 तो कौन से होंगे, राइट साइड से 8वां गिनना है तो पहले 5 तो कौन से होंगे भाई, वर्ड सी होंगे, पहले 5 तो वर्ड सी होंगे। फिर छठा सातवां आठवां, छठा सातवां आठवां राइट साइड से, तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा और उससे छोटा, तो है ना, तो कौन सा करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट साइड से थर्ड नंबर का अल्फाबेट गिनेंगे, सॉरी नंबर गिनेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तीसरे नंबर का। तो देखो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा है हमारे पास 69 और उससे छोटा है हमारे पास 57, ठीक है ना, उससे छोटा है हमारा 57। तो 57 क्या है, ऑड है, और ऑड में क्या करना है भाई, 57 क्या है हमारा, ऑड है, और हम जानते हैं कि ऑड में क्या करना है हमें, ऑड में -5 करना है, ऑड में करना है -5, तो 57 में से -5 करोगे 52, ऑप्शन डी आंसर। चलो सबको समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। चलो भाई रिप्लाई कर लो जल्दी से। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये इनपुट आउटपुट हमने शुरू किया होता, कितना टाइम लगता है ये सॉल्व करने में? ठीक है ना, तो क्वेश्चन को परखना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनपुट आउटपुट देखा और उसको स्किप किया, क्वेश्चन को परखना आना चाहिए। तो क्वेश्चन हमने देखा, लगा आसान सा सवाल है, जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें नंबरिंग भी नहीं करना था, है ना, विदाउट नंबरिंग हम इसको तुरंत कर सकते थे। ठीक है, बस ज़रूरी है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए टॉपिक के अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो तुरंत हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, ओके, तो चले फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब ये जो सवाल है हमारा, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, और ये देख के ही समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा, तो इसको अटेम्प्ट करना है। तो चलो इसको अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ, इसको अटेम्प्ट करिए और आंसर बताएं, है ना। मेन चीज़ वही है कि हमें सवाल, आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। जैसे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर आप पेपर जैसे अटेम्प्ट करते हो उस तरीके से हमें बताओ कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हो। तो आज सेम वही तरीका लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने कि कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ देना है। तो हमने देखा सिटिंग अरेंजमेंट पहला थोड़ा सा लगा ईजी है। देखो 3 रो वाला क्वेश्चन था, अब 3 रो वाले कभी प्रैक्टिस हमने नहीं किए होते तो थोड़ा सा मन में होगा कि यार करे कि ना करे, लेकिन एक बंदे के कंपैरिजन में दूसरे बंदे का कंपैरिजन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, इसलिए उसको हम अटेम्प्ट कर सकते थे, फिर भी हमने स्किप किया क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट था और टाइम ले लेता है कई बार, तो इस वजह से उसको स्किप किया, आगे बढ़े। फिर देखा इनपुट आउटपुट ईजी लगा, कर लिया सॉल्व, आगे बढ़ता है। ये सवाल भी ईजी लग रहा है इसको और मिसलेनियस है, इसको ज़रूर करना चाहिए, तो जल्दी से सॉल्व करें और आंसर बताएं। चलो जल्दी से आंसर करिएगा इसका। क्या पूछना चाह रहा है? इन द वर्ड हाउस वार्मिंग, एक वर्ड दिया है आपको, हाउस वार्मिंग, ऑल कॉन्सोनेंट आर रिटर्न एज द प्रीसीडिंग लेटर। कॉन्सोनेंट को प्रीसीडिंग लेटर में लिखना है, मतलब क्या कि भाई अगर ये एच दिया है तो एच का प्रीसीडिंग लेटर, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला, एंड वॉवल्स फॉलोइंग लेटर। चलो बोला है कि कॉन्सोनेंट को क्या करना है, प्रीसीडिंग लेटर में लिखना है, प्रीसीडिंग लेटर, तो एच के बाद क्या आता है, सॉरी एच से पहले, है ना, प्रीसीडिंग लेटर मतलब उससे पहले वाला। ठीक है, ये वोवल है, इसको जाने दो, पहले कॉन्सोनेंट कर लो तो कॉन्सोनेंट ही कर लो, और वोवल कर रहे हो तो वोवल ही कर लो, अदरवाइज क्या है कई बार कंफ्यूजन में प्लस और माइनस में दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या करना था यहाँ पे हमें, ठीक है ना, यहाँ पे हमें करना था, बोला है कि कॉन्सोनेंट को प्रीसीडिंग लेटर में कन्वर्ट करना है, प्रीसीडिंग मतलब उससे जस्ट पहले वाला। तो देखो एच से जस्ट पहले क्या आएगा, जी आएगा ना,
सेम वे एस से जस्ट पहले क्या आएगा, आर, ठीक है, डब्ल्यू से पहले ठीक है, कॉन्सोनेंट को हमने कर लिया प्रीसीडिंग लेटर में, और वॉवल को क्या करना था, वॉवल को फॉलोइंग लेटर में, मतलब उसके बाद वाला। चलो ओके बाद, ठीक है, फिर क्या दिया है, नाउ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जो ये लेटर बने इनको क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ABCD वाइज क्या करना है, इनको अरेंज करना है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड ऑल द रिपीटेड लेटर्स आर एलिमिनेटेड, और जो भी रिपीट लेटर हुए हैं उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। चलो इसको कर लेते हैं। तो क्या बोला है, चलो ABCD वाइज अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, B आएगा, तो लिख लिया B। चलो B से बड़ा क्या दिख रहा है, B से बड़ा CDE कुछ भी नहीं है, F है ना, F है, तो देखो F 2 बार है, तो बोला है F 2 बार है, और क्या बोला है, रिपीट जो हो रहा है उसको एलिमिनेट करना है, मतलब F को 2 बार नहीं लिखना, F को सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो चलो F लिखा, F के बाद क्या बोला है, G, तो ये रहा G, G के बाद क्या आएगा, H है, H नहीं है, IJ, यस J है, तो ये J लिख लिया, ठीक है, फिर K नहीं है, L है, ठीक है ना, M है, NOP, SP है, Q है, R है, Q है, R है, फिर और कुछ नहीं है, V है सीधा, है ना, और फिर सीधा V है। तो इस तरीके से लिखने को बोल दिया है, ठीक है ना, इस तरीके से लिखने को बोला है। अब पूछा है देन हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड। या पूरा नहीं पढ़ने बैठना है, अब सिंपल इतना पढ़ लिया ना, सच पेयर्स, पेयर्स पूछा है तो पेयर्स कैलकुलेट कैसे करनी आपको आता है, तो चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। ABCD वाइज पेयर कैलकुलेट करना है, पेयर कैलकुलेट करो और आंसर बताओ कितना पेयर लग रहा है ना, और पेयर कैलकुलेट करना मेरे हिसाब से सभी को आता है। चलो जल्दी से, चलो B के बाद C नहीं है, D नहीं है, E नहीं है, F G H I J K कुछ भी नहीं है। चलो F से G इस तरफ नहीं है, F से G ये हो गया एक पेयर, H I J K L M N कुछ भी नहीं है। चलो G से H I J K L M N कुछ भी नहीं है। J से इस तरफ नहीं है, इस तरफ K L M N O P कुछ भी नहीं है। M से N O P Q R कुछ भी नहीं है, N O P Q कुछ भी नहीं है। चलो P से Q है, Q से R भी है, P से R भी है ना, फिर इस तरफ और कुछ नहीं है, और रिवर्स में भी कुछ नहीं दिख रहा आपको। तो कितना पेयर लग गया भाई, ठीक है ना, 4 पेयर लग गया। ऑप्शन बन गया आपका C, आंसर हो गया ऑप्शन C। चलो भाई जल्दी से रिप्लाई करो, समझ में आ गया सभी को क्या करना था, ठीक है ना। टोटल आपका लग चुका है यहां पे 4 पेयर, दैट इज ऑप्शन C। ओके चले फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में गिनना था, जो कि हमने गिन लिया। तो ये सवाल आपका करने जैसा था, नो डाउट मिसलेनियस क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मार्क तो दे रहा है ना, तो आप इसको कर सकते थे आराम से। मेंस है इस वजह से करना था, अगर प्रीलिम्स में यही इतना ही बड़ा क्वेश्चन दिया होता प्रीलिम्स में तो इसको स्किप करना था। प्रीलिम्स में सिर्फ पेयर पूछा है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन ये 2 स्टेप इसमें एडिशनल दिए हैं, ठीक है ना। ओके LCM भी है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी LCM भी था हमारे पास, यहाँ पे LCM भी था, इसलिए कितना बन जाएगा, यस LCM भी था इसलिए बन जाएगा मोर देन 4, ठीक है ना, मोर देन 4। 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 पेयर यहीं से बन रहे हैं, तो मोर देन 4 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलो सवाल नंबर 12, यस शार्दुल, ओके चलो आगे। इफ वी फॉर्म अ वर्ड बाय 1 3 5 लेटर ऑफ द फॉर्मेशन। चलो भाई फॉर्मेशन वर्ड का पहला लेटर लेना है, तीसरा लेटर लेना है और 5वां लेटर लेना है। देखो ये सवाल भी करने वाला है ना, ये भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो। तो चलो इसको लो जरा, क्या बोला है, फॉर्मेशन वर्ड का कौन सा लेटर लेना है, 1 लेना है, 1 कौन सा है, F,
ठीक है ना, थर्ड लेना है, थर्ड कौन सा है आर, और फिफ्थ लेना है, फिफ्थ कौन सा है ए, ठीक है। और क्या बोला है, थर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड वुमन, और वुमन का थर्ड और फोर्थ लेटर लेना है, तो थर्ड है आपका एम और फोर्थ है आपका ई। तो पूछा है व्हाट विल बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, भाई राइट साइड से थर्ड लेटर कौन सा है, राइट साइड से थर्ड लेटर आपका आ रहा है ए आ रहा है, दैट इज आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, ठीक है। यस हिमालय बिल्कुल सही, फ्रेम वर्ड बन रहा है, ठीक है। यस अलीशा, यस अलीशा, नीलम, शार्दुल, बिल्कुल सही है आपके, आप लोगों के आंसर, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है डायरेक्शन का, कोडेड डायरेक्शन दे रखे हैं। चलो पहले तो ये बताओ इस सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलो भाई रिप्लाई दो, इसको स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए या इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या मानना है आप लोगों का, जरा मुझे भी पता चले कि आपकी पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके क्या होते हैं। ओके नीलम का कहना है करना चाहिए, बाकी स्टूडेंट्स, यस सर, हिमालय ओके, यस शार्दुल करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो भी रिप्लाई कर रहे हैं सबका आंसर आ रहा है सर इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो भाई मैं भी कहूँगा इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। तो चलो फिर अटेम्प्ट करो, डायग्राम बनाओ, समझ में आ रहा है क्या क्या है यहाँ पे, कुछ लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, इसको ज़रूर बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। कुछ लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर दे रखा है, यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, सेम वे हर जगह पे कुछ अलग अलग नंबर दिए हैं, कुछ लॉजिक इसके पीछे लग रहा हो आपका। यस एवरीवन, क्या लॉजिक लग रहा है इसके पीछे, ऑड में +14, इवन में +16, नहीं शार्दुल सभी में 14 ही आ रहा, आप देख सकते हो। यस अलीशा बिल्कुल सही है, चलो सभी में +14 है, सभी में क्या जा रहा है यहाँ पे +14 जा रहा है, देखो ज़रा यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 39 है, कितने का डिफरेंस आ गया भाई, 14 का डिफरेंस आ गया, है ना, 14 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 38 है, 24 और 38 उनके बीच का भी डिफरेंस क्या आ गया भाई, 14 का आ गया, 13 है 27 है, ठीक है ना वहाँ पे भी 14, और 28 और 42 है वहाँ पे भी 14, ठीक है। तो सभी में, इन सभी में क्या करना है हमें, +14 करना है ना, सभी में क्या करना है हमें, +14 करना है, 14 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलो क्लियर है सभी को, तो चले फिर इसको सॉल्व करना शुरू करें। चलो आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, एक मैं बता रहा हूँ पहली लाइन, फिर आप लोग सॉल्व करो इसको। देखो M#L दिया है, तो हमने क्या समझा, +14 करना है। अब यहाँ पे 10 दिया है ना, तो 10 में +14 करोगे तो 24 हो जाएगा। तो बस हैश का मीनिंग यहाँ पे देखोगे क्या बोला है भाई, A#B मीन्स E is 38 मीटर इन द ईस्ट ऑफ B, तो M#L का मीनिंग क्या पढ़ेंगे, M इज इन द ईस्ट ऑफ L, M इज इन द ईस्ट ऑफ L, कि अगर मान लो L यहाँ पे है तो L के ईस्ट में M है, और डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे लिखा है 10, और 10 में कितना ऐड करना है भाई, 14 ऐड करना है, तो 14 + 10 यानी हो गया 24, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 24 दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ करना था, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चले डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लो आप लोग, ठीक है।
चले कर लेते हैं फटाफट। n परसेंट m, परसेंट का मीनिंग क्या दिया है भाई, नॉर्थ दिया है, ठीक है, दैट इज n इज इन द नॉर्थ ऑफ m, m के नॉर्थ में n है, m के नॉर्थ में n है, तो m के नॉर्थ में n यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई, देखो 11 है, 11 में कितना ऐड करना है 14, दैट इज 14 प्लस 11 हो गया 25, ठीक है ना। चलो मैं स्लो जा रहा हूँ, आप लोग करते रहो, साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से। O एंड N, एंड का मतलब क्या है, देखो वेस्ट है, मतलब N के वेस्ट में O है, N के वेस्ट में O है, और डिस्टेंस दिया है यहाँ पे 13, और 13 में 14 ऐड करो, यानी हो गया ये 27, ठीक है ना। समझ रहे हो। O इज 27 मीटर वेस्ट ऑफ N, N के वेस्ट में O है 27 डिस्टेंस पे। चलो जल्दी से ड्रॉ कर लो सब लोग। 27 बोले हैं तो देखो ज़रा, ये अपना इतना डिस्टेंस 24 था, तो यहाँ पे 24 लिख लूँ मैं, ये हो गया 24 और ये हो गया 3, ठीक है ना। एक तरफ हो गया 24 और ये हो गया 3, ठीक है। फिर क्या दिया है, पी डॉलर, डॉलर का मीनिंग क्या दे रखा है, साउथ, है ना, मतलब ओ के साउथ में पी है, ठीक है, ओ के साउथ में क्या है भाई, पी है। अब ओ के साउथ में पी है और डिस्टेंस कितना दिया 31, 31 में 14 ऐड करो तो 45 हो गया, ठीक है ना। तो 45 करना है इस तरफ, देखो ये तो 25 है अपना इतना, और यहाँ पे और आगे चले जाओ 15, ठीक है ना। कितना करना था चलो भाई समझ में आ रहा है। उसे पी का दिया 31 प्लस 14 कर लेंगे, 31 प्लस 14 यानी हो गया आपका 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20, यहाँ नीचे चला जाएगा क्या, पी चला जाएगा, ओके साउथ में पी था, ठीक है। फिर बोला है क्यू हैश पी, क्यू हैश पी, हैश का मीनिंग क्या दिया है भाई, ईस्ट दिया है, मतलब पी के ईस्ट में क्यू है, पी के ईस्ट में क्यू है, और 38 में 14 ऐड करो भाई, 38 में 14 ऐड करो, तो 52 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो 52 आपका चला जाएगा इस तरफ कुछ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू, टोटल दिया है 52, ठीक है। 27 तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया आपका 27, बाकी का जो बच जाएगा वो इस तरफ आ जाएगा। चलो भाई हो गया सबका डायग्राम, यस डायग्राम हो गया भाई सभी का, यस जल्दी से रिप्लाई कर लो भाई, डायग्राम हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है। ये 25 हो गया, ये 27 हो गया, और आर परसेंट क्यू दिया है, परसेंट का मीनिंग क्या दिया है आप देख लो ज़रा, नॉर्थ दिया है, तो क्यू के नॉर्थ में आर है, और 6 दिया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिया है 6 और ये दिया है 14, 14 और 6 20, ठीक है ना। तो 20 ऊपर चले जाओ, 20 ऊपर चले जाओगे यानी यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर, ऐसा कुछ सबका डायग्राम होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो बिल्कुल आसान सा डायग्राम था, डायग्राम में कुछ नहीं करना, बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि ऐसे ब्रेक करके डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर मान लो, ठीक है, ऐसे ब्रेक करके आप डायग्राम करोगे तो सही में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि इसके जो सवाल पूछे गए होंगे, सवाल भी कुछ उसी तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। सवाल भी क्या है कि आपको उसी तरीके से पूछे जाते हैं, इस वजह से क्या है कि वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चले अब सवाल चलते हैं, ठीक है, इसके सवाल चलते हैं। चलो तो पहला सवाल क्या दिया है यहाँ पे, n इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू q, q के कंपैरिजन में n किस तरफ, भाई q के कंपैरिजन में n किस तरफ, देखो q ये रहा, n ये रहा,
तो ये डायरेक्शन हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, तो पहले का आंसर बन गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, दूसरा, इफ z इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन फॉर्म बिटवीन m एंड r, z अगर मिड पॉइंट है m और r के बीच का, भाई m और r के बीच में अगर z मिड पॉइंट है, z मिड पॉइंट है मतलब कुछ इस तरह से कि ये m और r है, उसके बीच में सपोज z यहाँ कहीं पे है, अगर टोटल दिया है 25, ठीक है ना, टोटल दिया है 25, तो बीच में से ब्रेक कर लेंगे 12.5 12.5, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 12.5, ये हो जाएगा 12.5, ठीक है ना। अगर इतना पार्ट 25 है तो ऊपर का भी ये 25 होगा, और 25 का डिवाइड बाय 2 करोगे तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल पूछा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन L एंड Z, L और Z के बीच का डिस्टेंस, भाई L और Z के बीच का डिस्टेंस, ये रहा L, ये रहा Z, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो 36.5 है ना, 24 प्लस 12.5 है ना, ये हो गया 24 और ये हो गया 12.5। ठीक है, और पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन L एंड R, L और R के बीच का डिस्टेंस, भाई L और R के बीच का डिस्टेंस देख लो, ये 24 और ये 25, 49। ठीक है, चलो क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि ये जो डायरेक्शन के क्वेश्चन थे उसको भी अटेम्प्ट करना था हमें एग्जाम में, है ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको भी हमें अटेम्प्ट करना था, वो जल्दी हो जाते। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल हम देख पा रहे हैं, ये सवाल है हमारे कोडेड इनइक्वालिटी से, और कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होगा तो इसको तो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन रहता है, तो इसको तो हम अटेम्प्ट करना छोड़ेंगे ही नहीं, इसको तो ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो इसको अटेम्प्ट करोगे, और अटेम्प्ट करना कैसे है मैंने आपको सिखा रखा है, इसको हम अटेम्प्ट करेंगे मैजिक बॉक्स मेथड से। ठीक है ना, इसको हम अटेम्प्ट करने वाले हैं मैजिक बॉक्स मेथड से। तो मैजिक बॉक्स मेथड कैसे करना है, कैसे वर्क करता है सभी को पता है। एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे डालोगे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, यहाँ लिखोगे लेस, लेस और इक्वल, और यहाँ पे डालोगे इक्वल। सबके प्रेफरेंसेस मेरे हिसाब से याद ही होंगे, किन दोनों में प्रेफरेंस दिया जाता है ग्रेटर को, इन दोनों में प्रेफरेंस दिया जाता है ग्रेटर इक्वल को, इन दोनों में प्रेफरेंस दिया जाता है लेस और इक्वल को, इन तीनों में प्रेफरेंस दिया जाता है लेस देन को, इन दोनों में प्रेफरेंस दिया जाता है किसी को भी नहीं, कान डिटरमाइन, है ना, ऊपर से नीचे आ जाओ या नीचे से ऊपर चले जाओ, आंसर हमेशा होता है कान डिटरमाइन। ये चीज़ सबको पता ही होगी। ठीक है, और मैं एग्जाम देने जाऊँ तो मैं ये बॉक्स भी ड्रॉ नहीं करता, मैं तो ये बॉक्स भी ड्रॉ नहीं करता, मैं सीधा सिंबल ड्रॉ करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसको तो मैंने याद कर रखा है ना कि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, लेस लेस इक्वल, यहीं पे लिखने वाला हूँ, तो मैं तो बॉक्स ड्रॉ करके भी टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, चलो तो चलो सबका मीनिंग देखते हैं एक बार। ठीक है, क्या बोला है, पी हैश क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, भाई ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं तो बच गया क्या, बचा लेस बचा इक्वल, तो इसका मीनिंग होगा लेस और इक्वल। चलो, नाइदर इक्वल नॉट स्मॉलर, इक्वल नहीं है स्मॉलर नहीं है, मीन्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। बोला है नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नहीं है तो क्या बचा, ग्रेटर इक्वल बचा, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। फिर बोला है स्मॉलर नहीं है ग्रेटर नहीं है, भाई स्मॉल नहीं है ग्रेटर नहीं है मतलब इक्वल बच गया, ग्रेटर नहीं है इक्वल नहीं है मतलब क्या बच गया, लेस बच गया, ग्रेटर नहीं है इक्वल नहीं है मतलब लेस बच गया। तो इस हिसाब से मैं बना दिया। अब इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है ना, तो चले फटाफट पुट कर लेते हैं जो भी चीज़ें दे रखी है उसको। चलो, ग्रेटर देन का मीनिंग क्या दिया है भाई, है स्टार दिया है तो स्टार पुट करो। ग्रेटर इक्वल का मीनिंग क्या दिया है, ग्रेटर इक्वल, यस परसेंटेज, परसेंटेज पुट किया। इक्वल का मीनिंग दिया है एट द रेट, ठीक है। एंड का मीनिंग दिया है लेस, ठीक है, और लेस और इक्वल का मीनिंग दिया आपको हैश, तो ये पुट कर दिया हमने। ठीक है, मैं एग्जाम में ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है बस उतना ही लिखता हूँ, ना बॉक्स बनाता हूँ ना कुछ और, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ें करता हूँ। और मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें अगर कर लेना ये सफिशिएंट होती है, क्योंकि बाकी की चीज़ें हमने क्या कर रखी है, उसको याद कर रखा है कि कहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, उसको हमने क्या कर रखा है भाई, याद कर रखा है। तो इतनी चीज़ें मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन भी फटाफट होते हैं। देखो एन से वो चलना है, पर स्टार परसेंट परसेंट, यस स्टार परसेंट परसेंट, आंसर क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा, है ना। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में प्रेफरेंस ग्रेटर को दिया जाता है, तो यहाँ पे स्टार और परसेंटेज में प्रेफरेंस दिया जाएगा स्टार को, तो आंसर बन जाएगा स्टार। पहला गलत। दूसरा, ओ से एम चलना है, ओ से एम चलना है, एंड और एट द रेट, एंड और एट द रेट, आंसर क्या बन जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड को, यस एंड दिया हुआ है, दैट मीन्स दूसरा मेरा सही है। ठीक है, तो पहला गलत दूसरा सही, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कंक्लूजन टू फॉलोज।
अब जो भी क्वेश्चंस देखेंगे उसके अंदर मैं सिर्फ सिंबल लिखूंगा, ठीक है, बाकी की चीजें देखनी ही नहीं है। चलो करो जल्दी से। चलो अब जल्दी से आंसर आने चाहिए, बहुत स्पीड में आंसर आने चाहिए, ठीक है। चलो आंसर। चलो ये सब दिमाग में करने वाली चीज़ें हैं, है ना, तुरंत हो जाएगी। और इनइक्वलिटी ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम में। मुश्किल से 1-1.5 मिनट लेता है 5 सवाल करने में, ठीक है, 5 सवाल करने में मुश्किल से 1 आध मिनट होता है। चलो ए से डी चलना है, हैश स्टार स्टार, हैश स्टार, भाई हैश से स्टार नीचे से ऊपर आ गए, साइन अपोजिट हो गया, कान डिटरमाइन, पहला गलत। दूसरा डी एंड बी, है ना, थोड़ा सा बी यहीं पे आएगा, ठीक है, तो डी एंड बी, तो डी एंड बी, चलो डी से बी चलना है, डी से बी, ये तो उल्टे जा रहा है, उल्टे नहीं चलेंगे, सीधे चलेंगे, सीधे चलेंगे बी से डी की तरफ। अब बी से डी की तरफ जा रहे हैं, 2 बार स्टार दिया है तो आंसर भी स्टार ही बनेगा ना, समझ रहे हो, बी से डी चल रहे हैं, बी से डी चल रहे हैं तो स्टार स्टार दिया है तो आंसर भी तो स्टार ही बनेगा, आंसर बनेगा बी स्टार डी। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, डी आगे चाहिए और बी पीछे चाहिए, डी आगे चाहिए बी पीछे चाहिए, एलिमेंट को करना पड़ेगा इंटरचेंज। और हम जानते हैं एलिमेंट जब भी इंटरचेंज करेंगे सिंबल क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, स्टार की जगह हो जाएगा एंड, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड हमारा आंसर सही है। समझ में आया, उल्टे कभी नहीं जाना है, सीधे चलना है, लास्ट में एलिमेंट इंटरचेंज कर देना है, सिंबल इंटरचेंज एलिमेंट इंटरचेंज। क्यों ऐसा करता है, देखो बी स्टार डी का मीनिंग क्या है भाई, बी स्टार डी का मीनिंग है बी ग्रेटर देन डी। लेकिन मुझे अगर डी आगे चाहिए बी पीछे चाहिए तो ग्रेटर देन की जगह लेस करना पड़ेगा ना, तो लेस का मीनिंग क्या है, एंड है, ठीक है। तो एलिमेंट इंटरचेंज सिंबल इंटरचेंज, आंसर सीधा, सेकंड सही है, पहला गलत है। चलो समझ में आ गया। चलो आंसर करो जल्दी से। यस आंसर। सर इस बार कोई न्यू टाइप का सिटिंग या पजल या कुछ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हम जानते हैं जैसे रीजनिंग में हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो कुछ नया आ सकता है। जैसे पिछले बार का ये पेपर मैंने अभी जो करवा रहा हूँ सवाल, इसके अंदर क्या है कि भाई नए टाइप की 2 चीज़ें पूछी गई थी। एक पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हमें 3 रो वाला क्वेश्चन था, तो जो हमने स्टार्टिंग में स्किप किया है, ये सब कंप्लीट करने के बाद उसको मैं वहीं से शुरू करेंगे हम, ठीक है, तो उसको कराऊंगा। उसके अलावा पूछा गया था एक नए टाइप का कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग भी हम देखेंगे, और न्यू पैटर्न था, कुछ कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग था, ठीक है, तो नया आ सकता है और उसके लिए हमेशा तत्पर रहना है, रेडी रहना है, हमेशा नया आए उसके लिए। चलो एच से के चलना है, एच से के, तो देखो भाई एच से के ये तो उल्टा है, उल्टा नहीं जाएंगे, सीधा चलेंगे, के से एच की तरफ चलते हैं, के से एच चलते हैं, परसेंट स्टार, परसेंट स्टार, आंसर बना स्टार, लेकिन स्टार का उल्टा करना पड़ेगा, आंसर बन जाएगा एंड, बिल्कुल सही। ये चीजें मैं दिमाग में कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो एच से के तो उल्टा है, तो उल्टा नहीं चलोगे, सीधा चलोगे, चलोगे के से एच की तरफ, परसेंट और स्टार, परसेंट स्टार, आंसर बना स्टार, लेकिन हमें एच आगे चाहिए के पीछे चाहिए, तो स्टार की जगह क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, यानी पहला सही हो जाएगा। दूसरा टी से जे चलना है, भाई टी से जे कैसे जाओगे, टी से एच जाओगे, एच से जे जाओगे, तभी पॉसिबल है। चलो सीधा चलते हैं जे से टी की तरफ, स्टार स्टार परसेंट,
भाई स्टार स्टार परसेंट, आंसर बन जाएगा स्टार, आंसर बनेगा जे स्टार टी, आंसर बनेगा जे स्टार टी, लेकिन टी आगे चाहिए, जे पीछे चाहिए, स्टार की जगह क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार दिया इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर बन जाएगा कंक्लूजन वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैं एग्जाम में सिर्फ इतना करता हूं, सिर्फ इतना, ना बॉक्स बनाना है, ना ग्रेटर लिखना है, ना लेस लिखना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना, बाकी सारी चीजें मुझे गलत करो। जी से बी, भाई बी से जी में जब हैश नहीं दिया, जी से बी में भी क्या होना चाहिए था, परसेंट होना चाहिए था, उसका उल्टा क्या परसेंट दिया है, नहीं दिया, इसको भी गलत करो। अब हमने दोनों को गलत कर दिया है, लेकिन फिर दिमाग में ये चीज जरूर जानी चाहिए कि सेम एलिमेंट है कि नहीं है। तो देखो जरा, बीजी और बीजी सेम एलिमेंट है, बिल्कुल, यस दीप, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो देखो दोनों जगह पे सेम एलिमेंट है, ठीक है ना। और बी और जी में हमारा आंसर क्या बनना चाहिए था, हैश बनना चाहिए था। हैश का मतलब क्या होता है, ग्रेटर इक्वल, यानी अगर एक कंक्लूजन ग्रेटर दिया है और एक इक्वल दिया है तो आंसर आइदर और होगा। तो यहां पे देखो एंड दिया है, ठीक है ना। बी से जी में आपका आंसर क्या होना चाहिए था भाई, बी से जी में आपका आंसर होना चाहिए था हैश एट द रेट हैश, मतलब आंसर होना चाहिए था हैश। हैश का मतलब हो गया आपका, सॉरी हैश का मतलब हो गया लेस और इक्वल, हैश का मतलब क्या हो गया आपका, लेस और इक्वल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया आपका लेस और इक्वल। तो अगर एक कंक्लूजन लेस दिया होता, एक इक्वल दिया होता, तो आंसर आइदर और होता। तो यहाँ पे देखो बी एंड जी मतलब लेस दिया है, और एट द रेट का मतलब दिया है इक्वल। तो एक लेस आ गया, एक इक्वल आ गया, एक में दे दिया आपको बी लेस देन जी, और दूसरे में दे दिया बी इज इक्वल टू जी। हमारा आंसर हो गया आइदर और, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, आइदर और की कंडीशंस याद होगी तो आपका आंसर आइदर और जरूर आ गया होगा, ठीक है। चलो लास्ट सवाल सेम टाइप का। भाई एक से बढ़कर एक मजेदार क्वेश्चन थे एसबीआई मेंस में। तो चले आंसर करो। चलो दीप, आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। बाकी स्टूडेंट्स, चलो पहला तो सही है, दूसरा मैं चेक कर लेता हूँ। यस, बिल्कुल सही आंसर है दीप आपका। बाकी स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? चलिए बिल्कुल सही है, सबका आंसर बिल्कुल सही है। देखो कैसे चलना है, पहले मैं बोला एम से एल चलना है। अब एम से एल कैसे जा सकते हैं, कॉमन एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो एम से एल में कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है ना दोनों जगह पे। तो मैं क्या करूंगा भाई, एम से डब्ल्यू जाऊंगा और फिर डब्ल्यू से एल जाऊंगा। अब एम से डब्ल्यू जब जा रहा हूं तो देखो जरा, डब्ल्यू से पी, पी से एम, स्टार और एट द रेट, स्टार और एट द रेट, आंसर क्या बना, स्टार। लेकिन ये आंसर क्या बना है, डब्ल्यू स्टार एम बना है ना, लेकिन मुझे तो एम से डब्ल्यू जाना था, तो स्टार की जगह क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। तो मेरा डब्ल्यू से एम में, है ना, डब्ल्यू से एम में मेरा आंसर क्या बना था भाई, स्टार बना था। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए था, एम आगे चाहिए था, डब्ल्यू पीछे चाहिए था। तो स्टार की जगह क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। भाई लिख के बता रहा हूं, बाकी लिखना नहीं है, दिमाग में करना है। अब डब्ल्यू से एल जब जा रहा हूं तब एंड और परसेंट दिया है, सॉरी एंड और हैश दिया है। अब एंड और हैश दिया है तो इसमें आंसर क्या बन रहा है, मेरा एंड बन रहा है। तो मैं डब्ल्यू से जब एल जा रहा हूं तब भी तो मेरा आंसर एंड बन रहा है। तो जब भाई दो बार एंड हो गया तो आंसर भी तो एंड होगा, इसलिए हमारा पहला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा, वी से डब्ल्यू चलना है। भाई वी से डब्ल्यू दिया है परसेंटेज, यहां दिया है स्टार, वहां पे भी देखने की जरूरत नहीं है, दोनों सिंबल अलग अलग आ गए, इस वजह से ये तो गलत ही हो गया। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर बन जाएगा ओनली वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमने देखे इनइक्वालिटी के 5 सवाल, और मेरे हिसाब से अगर अच्छा प्रैक्टिस होगा तो विद इन अ मिनट ये 5 सवाल आपके हो जाएंगे।
है ना, मिनट से अंदर में हो जाएंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 1 मिनट के अंदर आप 5 सवाल कर सकते हो। अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो, थोड़ी कम प्रैक्टिस होगी तब भी 1.25 मिनट या 1.5 मिनट में तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। और हाँ, जो लोग लिख के कर रहे होंगे, ये सारे सिंबल की जगह पे साइन पुट करके कर रहे होंगे, तो उनका 5 मिनट जाना है, 4 से 5 मिनट जाना है उनका। ठीक है। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब इसको देखो और मुझे बताओ ये करने वाला है या छोड़ने वाला है। इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ इसको अटेम्प्ट करे या छोड़े, क्या करना चाहिए इसको। मुझे भी पता चले, ये सब इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का एग्जैक्ट अप्रोच क्या होता है एग्जाम में। और अप्रोच बहुत मैटर करता है एग्जाम में। देखो हर स्टूडेंट्स को सारे सवाल आते ही होंगे। ठीक है। अगर किसी को लग रहा है सर सवाल थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, तो बेशक मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। बताओ क्या देख रखे है। देखो सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ आर देम फेसिंग साउथ। कुछ नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ को फेस कर रहे हैं, और फिर कुछ चीज़ें दे रखी है उसके बाद। ठीक है। इतना दे रखा है, कुछ बंदे नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ बंदे साउथ देख रहे हैं, और फिर कुछ डेटा दे रखा है आपको। तो क्या लग रहा है इस पर्टिकुलर डेटा को देख के कि ये सवाल करने जैसा है या छोड़ने जैसा है। सिर्फ 6 बंदे दे रखे हैं। ओके, हिमालय का कहना है सर लास्ट में करना चाहिए। बाकी कैंडिडेट्स क्या लग रहा है आप लोगों को। यस एवरीवन। अब लास्ट में भी जब सिटिंग पजल शुरू करेंगे, लास्ट में भी मान लो जब सिटिंग या पजल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें पहले करें या लास्ट में करें। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मेरे पास 4 या 5 सवाल बचे सिटिंग और पजल के, 4 या 5 सवाल बचे सिटिंग या पजल के, तो उसमें इसको पहले करें या इसको लास्ट में करें। यस, पजल बाद में, पहले इजी वाले करने चाहिए, वो तो ऑलरेडी मैंने कहा है। लेकिन बिल्कुल सही बात है नीलम, लेकिन मेरा सवाल ये बन रहा है कि अगर मान लो मेरे पास सिर्फ पजल ही बचे हैं, अब सिर्फ सिटिंग या पजल ही बचे हैं, तो उन सिटिंग पजल में मैं इसको पहले करूं या बाद में करूं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था 3 रो वाला, तो 3 रो वाले क्वेश्चन को पहले करूं या इसको पहले करूं। 3 रो वाला जो सवाल था उसको पहले करें या इसको पहले करें। अभी तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि सिटिंग पजल स्टार्टिंग में तो लेना ही नहीं है। ठीक है। तो सिटिंग पजल में पहला ये काजल का कहना है। और तो चलो आप लोग जो कह रहे हो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखो सिटिंग पजल में भी पहले इसको करे कि ना करे वो भी डिस्कस करते हैं। देखो ज़रा इसको, मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 6 लोग दे रखे हैं, तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि बंदे कम दिए हैं। ठीक है ना, एक प्लस पॉइंट है मेरे पास कि बंदे कम है, तो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्या यहाँ पे देखो 2 पर्सन बिटवीन P&T एंड वन ऑफ देम सीटेड एक्सट्रीम एंड। अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा हूं तो कितना पॉसिबिलिटी लग रहा है। यस, नीलम का कहना है 3 रो वाला पहले, हिमालय का कहना है 3 रो वाला पहले, बिल्कुल सही। चलो इसका बताओ मुझे जरा, इसमें कितना पॉसिबिलिटी लग रहा है अगर मैं पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूं 2 पर्सन बिटवीन P&T, कितना पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 या ज्यादा। तो आंसर आ रहा है हिमालय का 2 पॉसिबिलिटी। बाकी स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस वजह से पूछ लेते हैं आपसे कि कितना पॉसिबल लग रहा है इस क्वेश्चन का। भाई देखो 2 पर्सन बिटवीन P&T, P ये रहा, T ये रहा, एंड ऐसा भी तो हो सकता है T इस तरफ और P इस तरफ। ठीक है ना, 2 पर्सन बिटवीन P&T, और क्या दिया है यहाँ पे, एंड वन ऑफ देम सीटेड एक्सट्रीम एंड। अब कौन एक्सट्रीम एंड पे ये पता नहीं, तो हो सकता है ना कि P एक्सट्रीम एंड पे हो, या हो सकता है ये वाला P एक्सट्रीम एंड पे हो। तो ये तो 2 पॉसिबिलिटी तो यहीं पे हो गया। और इसके अलावा 2 और पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि T एक्सट्रीम एंड पे हो तो 2 बंदे इस तरफ आए,
और टी एक्सट्रीम एंड हो तो 2 बंदे इस तरफ आए। भाई 4 पॉसिबिलिटी, तो 4 पॉसिबिलिटी से शुरू करना था। दूसरी चीज 14 और 42 एक बार दे दिया, उसके बाद दूसरी बार दिया नहीं है। सेम वे, ठीक है, सेम वे और किसी की बात करें, देखो 15 और 28 एक ही बार दिया है, ठीक है, चलो 15 28 दोनों का रिलेशन दिया है, और 15 का क्यू से दिया है, बात सही है। लेकिन बाकी ऐसे कोई बंदे ज्यादा दिख नहीं रहे कि जिसका एक दूसरे के साथ रिलेशन दिया है, तो एक दूसरे का इंटरलिंक रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो भाई जब इंटरलिंक रिलेशन नहीं दिया है तो मैं होता तो इस क्वेश्चन को भले ही 6 बंदे दे रखे हैं, इसको मैं बाद में करता, पहले करता 3 रो वाला सवाल, पहले मैं करता 3 रो वाला सवाल, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तो भाई मैं छोड़ देता, स्टार्टिंग में नहीं करता। ये मेरा अप्रोच है। अब आपका अप्रोच आपको सोचना है, हर बंदे का अपना अपना अलग अप्रोच होता है, पर मेरे अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं इसको छोड़ता, मैं इसको नहीं करता। क्या लग रहा है, सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? क्या लग रहा है आपको अप्रोच? पहले वो 3 रो वाला करेंगे या इसको करेंगे आपके अप्रोच के अकॉर्डिंग? मेरे अप्रोच के अकॉर्डिंग तो मैं इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको मैं बाद में ही सोचूंगा कि करूं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि 3 रो वाले में फायदा क्या था, एक बंदे के कंपैरिजन में दूसरा, दूसरे के कंपैरिजन में तीसरा, तीसरे के कंपैरिजन में चौथा, सब लाइन वाइज दे रखे थे। इस वजह से मैं उसको कर लेता, इसको नहीं करता। भले वो मेरे लिए नया है, 3 रो वाला है, मैंने पहले कभी भी 3 रो वाला क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, फिर भी मैं उसको अटेम्प्ट करता, इसको नहीं करता, वो गया उसको, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें समझनी है हमें। आज का हमारा जो सेशन है, देखो मैं भी जानता हूं आपको सिटिंग पजल आता है, आपको इनपुट आउटपुट आता है, आपको सारे टॉपिक आते हैं, तभी आप मेंस में पहुंचे हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या अटेम्प्ट करे, क्या छोड़े, और जो छोड़ रहे हैं उसके बाद अगर फिर से उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसमें भी पहला कौन सा अटेम्प्ट करे। आज का जो सेशन है हमें वही सीखना है, ठीक है ना। चलो अब इसके बारे में बताओ, इसको अटेम्प्ट करे कि छोड़े? ठीक है, इसको अटेम्प्ट करें कि छोड़े? ये है हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से, और कंडीशनल कोडिंग कहते हैं जिसको हम। कुछ कंडीशंस दे रखी है आपको, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, ये कुछ कंडीशंस दे रखी है आपको, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है ना। 5 सवाल हैं, तो क्या लग रहा है, इसको पहले अटेम्प्ट करे या इसको छोड़े? ठीक है, हम चाहते हैं कि आज का सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे, कि एग्ज़ाम में क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं, उस तरीके से हेल्पफुल रहे। बाकी देखो पढ़ सबने रखा है, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, सबने पढ़ रखा है, सबको आता है हर चीज़, तब जाके मेंस पे पहुँचे हो। नीलम का कहना है सर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स क्या कहना चाहोगे, करे या छोड़े? सबसे पहले ये बताओ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, पहले प्रैक्टिस कर रखे है इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी? चलो जल्दी रिप्लाई करो, फिर पता चले आगे कि क्या करें, इसको छोड़े आगे बढ़े। आप लोगों की थिंकिंग मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ, बस मैं तो आप लोगों की थिंकिंग के बारे में सोच रहा हूँ कि आप क्या करना चाहोगे। मनीष का कहना अटेम्प्ट करना है, काजल का कहना अटेम्प्ट करना है, नीलम भी कह रहे अटेम्प्ट करना है, ओके। अब मेरा कहना है कि अभी इसको छोड़ना है, अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, और सिटिंग पजल से पहले अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, पर सिटिंग पजल से पहले अटेम्प्ट करना है, वो भी मुझे पता है। लेकिन अभी मेरा काम क्या है, मैं ढूंढने बैठूंगा कि देखो यार मैंने डायरेक्शन तो कर लिया, मैंने डायरेक्शन कर लिया, मैंने इनइक्वालिटी कर लिया, तो मेरे लिए इजी टॉपिक बचे कौन से? तो मैं अभी ढूंढने बैठूंगा क्या सिलॉग दिया है, क्या मुझे ब्लड रिलेशन दिया है, मैं वो 2 टॉपिक को सर्च करूंगा।
मैं सर्च करूंगा क्या मुझे डेटा सफिशिएंसी दिया है या रैंकिंग दिया है। तो अभी तो मेरा काम बाकी है, मुझे इजी टॉपिक मेरे दिमाग में क्लियर है कि इतने इजी टॉपिक है जो मैं जल्दी कर सकता हूं, तो मैं आगे बढ़ूंगा, सर्च करूंगा कि वो टॉपिक दिए हैं कि नहीं दिए। अगर वो दिए हैं तो उनको पहले अटेम्प्ट करूंगा, बाद में इसको अटेम्प्ट करूंगा और फिर सिटिंग पजल की तरफ चलूंगा। ठीक है, तो बताओ क्या मेरे ये डिसीजन से आप एग्री कर रहे हो, कैसे करना चाहिए? ठीक है ना। तो अभी के लिए तो मैं इसको स्किप करने वाला हूं, मैं पहले जो इजी टॉपिक मुझे लग रहा है उसको मैं ढूंढने बैठूंगा। ठीक है, और इसको क्या करूंगा, एक बटन का आप यूज नहीं करते, मैं पहले भी बोल चुका था, जब मैं आपको सॉल्व करवा रहा था आईबीपीएस का पेपर, तब भी मैंने बोला था एक चीज कि एक बटन का आप यूज नहीं करते, बहुत कम करते हैं। क्या? मार्क फॉर रिव्यू। मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करने वाला हूं। मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करूंगा और जब मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर लूंगा सिटिंग पजल को छोड़ के, फिर सीधा मैं जिससे इस क्वेश्चन पे जंप कर सकूं। ठीक है ना, सीधा मैं इस क्वेश्चन पे जंप कर सकूं, इसलिए मैं मार्क फॉर रिव्यू पे जरूर क्लिक करूंगा। ठीक है, ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को फिलहाल स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 26। अब जैसे ही सारी क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे इसके बाद हम सीधा 26 पे आएंगे। ठीक है, सीधा हम चलेंगे 26 पे। चलो, अब ये आ गया हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। भाई दिखने में काफी छोटा लग रहा है, एक ही क्वेश्चन पूछा 1 मार्क में, पर जो कि मेंस है तो मैं अटेम्प्ट करूंगा। प्रीलिम्स होता तो नहीं करता, प्रीलिम्स होता और एक ही क्वेश्चन पूछा होता तो मैं अटेम्प्ट नहीं करता, पर जो कि ये मेंस है इसलिए मैं अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाकी के जो सिटिंग पजल दिए होंगे वो डिफिकल्ट होंगे, टाइम टेकिंग भी होंगे, तो मैं इसको अटेम्प्ट करने वाला हूं। ठीक है ना, मैं इसको जरूर अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो चलो अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ जल्दी से। और ये मुश्किल से 10 सेकंड लेगा, 10 या मैक्सिमम 15। मेरे हिसाब से 10 सेकंड इनफ है इसको सॉल्व करने में। जितना क्वेश्चन पढ़ने में, जितना टाइम आपका पढ़ने में जाएगा क्वेश्चन को, उतने में सॉल्व हो जाएगा। तो 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो चलो सॉल्व करो और आंसर बताओ। चलो आंसर जल्दी से। 8% है, सारे के सारे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। 2% सिट टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए का पोजीशन दे दिया है, तो ए का दे दिया तो बाकी सब फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यस। तो चलो आप लोग आंसर करो, तब तक हम भी सॉल्व करते हैं। चलो आंसर आ चुका है मनीष का 4, यस बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। नीलम का आ चुका है सी। चलो बिल्कुल बढ़िया। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि मुश्किल से बहुत कम टाइम लगा, 15 सेकंड में मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, 15-20 सेकंड मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलो हम कर रहे हैं अभी। क्या बोला है? ओनली 2% सिट्स टू द राइट ऑफ ए, है ना। ए के राइट में बोल दिया है कि सिर्फ 2 बंदे हैं। ए के राइट में बोला गया यहाँ पे कि कितना परसेंट आएगा? 2 आएगा। तो चलो ए के राइट में, ठीक है, ए के राइट में बोल दिया है कि 2% आएगा। ठीक है, मतलब बाकी जो बच गए वो इस तरफ। चलो 3 हो गए, 4, 5, 6, 7 और 8 बंदे दे रखे, तो 8 लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब क्या बोला है? 2% सीट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 बंदे, तो ए को 2 छोड़ के बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करोगे? सबको पता है जब भी सिटिंग या पजल हो कॉमन एलिमेंट लिया जाता है। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, कॉमन एलिमेंट देखे जाते हैं। तो चलो कॉमन एलिमेंट, क्या ये सेंटेंस में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, जाने दो इस सेंटेंस को। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ये बी है, ये जरूर कॉमन लग रहा है। क्या है सेंटेंस? ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी के नेबर कौन है? ई और जी, मतलब एक तरफ ई होगा एक तरफ जी होगा, है ना। एक तरफ ई होगा और एक तरफ जी होगा। इतना क्लियर है? बी के नेबर कौन होगा भाई? ई और जी। तो ई और जी को फिक्स करेंगे, लेकिन देखो ई कहाँ पे आएगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में डी।
अगर बी का नेबर मैं ई यहाँ पे फिक्स करता तो उसके तुरंत लेफ्ट में डी यहाँ पे आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं था। तो बी का नेबर मैं ई यहाँ फिक्स करूंगा और उसके तुरंत लेफ्ट में डी यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। और बोला था ई और जी नेबर है बी के, तो बी का एक नेबर ई, तो दूसरा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है एफ सीट सेकंड टू राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में एफ। भाई एच के सेकंड राइट में एफ, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एच यहाँ किया तो उसके सेकंड राइट में एफ यहाँ पे आया, ठीक है। और लास्ट में 3% बिटवीन सी एंड जी, तो जी यहाँ पे है, 3 छोड़ के यहीं पे सी हो जाएगा, ठीक है। पूछा है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग राइट ऑफ जी, भाई जी के राइट में कितने, 4 बंदे, ऑप्शन सी आपका आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दी से हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। अब बताओ इसको अटेम्प्ट करे या छोड़े, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। और अटेम्प्ट करना चाहिए तो इसको पहले अटेम्प्ट करें या बाद में अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट तो करना ही है, देखो जितनी चीज़ें छोड़िए किसी को छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट तो करना है जितना हमारे पास टाइम हो। यस हिमालय बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही देखा है ना, लेकिन हमने क्वेश्चन नीचे नहीं पढ़ रखा था। अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ रखा है तो फिर डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो उसको। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यस नीलम बिल्कुल सही बात है भाई, इसको डिपेंड करता है, देखो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी इंग्लिश पढ़ने की स्पीड क्या है। अगर आप डेली इंग्लिश पढ़ने की, आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मूवीज़ वगैरह देखते हो, सबटाइटल पढ़ते हो, अगर इंग्लिश पढ़ने की स्पीड अच्छी है, ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, अदरवाइज फिर इसको स्किप करो, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको स्किप करूंगा, पर जो कि एजम्पशन वाला क्वेश्चन है, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं इस पर ज़रूर आऊँगा, ठीक है। जितना टाइम पढ़ने मिलेगा उतना टाइम टिक लगाने मिलेगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग को बिलोंग करता है, और लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा बहुत क्या है कि चांस रहता है कि एक्यूरेसी हमारी थोड़ी इधर की उधर हो जाए, तो इसको स्किप करना बेटर ऑप्शन है फिलहाल के लिए, ठीक है। चल अब ये सवाल आपका कोर्स ऑफ एक्शन से है, ठीक है, ये सवाल कोर्स ऑफ एक्शन से है, तो ये भी लॉजिकल रीजनिंग को बिलोंग करता है, इसको भी स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसको भी स्किप करना चाहिए। पर किसी के दिमाग में ऐसा ना हो कि सर सारे लॉजिकल रीजनिंग के अभी क्यों स्किप कर रहे हो, एक आधा करके दिखा दो। तो देख लो एक आधा सवाल, है ना, एक आधा सवाल देख लो। बाकी मैं होता एग्जाम में इसको मैं स्टार्टिंग में स्किप करूंगा, स्टार्टिंग में क्या करूंगा, मैं इसको स्किप कर लूँगा, बाद में आऊँगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको नहीं करने वाले, इसको करेंगे लेकिन लेट करेंगे थोड़ा सा। तो चलो इसको सॉल्व करके बताओ ज़रा आंसर क्या लगेगा, ठीक है। आपके लिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बोला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रूर मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर अटेम्प्ट करने वाला हूँ एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट करूँगा। पर फिलहाल इसको अभी कर लेते हैं। तो आपके लिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोला है टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन वी नीड टू इम्प्रूव अवर एजुकेशन सिस्टम। टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम वी नीड गुड टीचर्स, टू प्रोवाइड गुड टीचर्स वी नीड गुड एजुकेशन, ठीक है। In India, there are some good institutes too, but most of the students opt for a job rather than trying the career in teaching field, which requires post-graduation as minimum eligibility criteria, because they do not get a good salary there. ठीक है। हिमालय लॉजिकल रीजनिंग आपको 3 से 5 सवाल पूछते हैं, है ना, तो 3 से 5 सवाल ज़रूर आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मैंने पूरा पढ़ा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से, ये आ रहा है कि कोई एजुकेशन की बात कर रहा है और बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो टीचर बनना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, 2 रीज़न बताए हैं। पहला रीज़न बताया यहाँ पे कि पहला रीज़न जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक रीज़न है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और दूसरा जो मुझे रीज़न दिख रहा है यहाँ पे वो दिख रहा है कि भाई गुड सैलरी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं भाई, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है कि एक सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या देना चाह रहा है, एक्शन दिया है सैलरी ऑफ द टीचर शुड बी हाइक टू एनकरेज देम फॉर ऑप्टिंग टीचिंग। चलो प्रॉब्लम क्या बताया था यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या बताया था भाई, प्रॉब्लम ये था कि स्टूडेंट जो है वो क्या नहीं कर रहे भाई, टीचिंग नहीं प्रीफर कर रहे। प्रॉब्लम क्या बताया था कि
स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, अपना कैरियर जो है वो टीचिंग फील्ड में नहीं ला रहे। प्रॉब्लम सिंपल इतना ही था ना, स्टूडेंट अपना कैरियर टीचिंग फील्ड में नहीं बना रहे हैं, उसके रीजन भी दे रखे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो रीजन है उसी को तो सॉल्व करना चाहिए, जो प्रॉब्लम है मेजर उसी को तो सॉल्व करना चाहिए। तो स्टूडेंट क्यों नहीं भाई टीचिंग में कैरियर बना रहे, क्योंकि उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। भाई सैलरी नहीं मिल रही तो एटलीस्ट उनको सैलरी दो, मतलब पहला सही है। दूसरा क्या बताया, क्या प्रॉब्लम आ रही है दूसरा, कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो भाई अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएशन से कम का हो जाएगा तभी तो लोग टीचर बन जाएंगे, तभी तो लोग टीचर की तरफ शो करेंगे इंटरेस्ट अपना, कि ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ रहा और टीचर बन पा रहे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जगह पर अगर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर देंगे तो आंसर बन सकता है हमारा। तो देखो इसको भी पढ़ते हैं, क्या बोला है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ टीचर शुड बी ग्रेजुएट रेदर देन पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD टू बिकम अ टीचर। वही दिया है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करना चाहिए, ग्रेजुएट कर देना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है, तो ये भी सही हो जा रहा है हमारा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, आंसर बन जाएगा बोथ। ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी दे रहे हैं, है ना, जैसे हिमालय आपने ऑप्शन सी दिया, तो सी का मतलब क्या होता है, आइदर और, यानी या तो पहला कर सकते हैं या तो दूसरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, तब जाके सी आएगा। पर यहाँ पे तो मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ, इसलिए मेरा ऑप्शन आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर अटेम्प्ट करता, जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज भी बिल्कुल ईजी थी, आसान सी लैंग्वेज थी, इसको अटेम्प्ट करना हमारे लिए सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो जा रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि, है ना, नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कुछ बंदे दे रखे हैं आपको 6। ठीक है, कुछ बंदे दे रखे हैं 6, बोला है 6 पर्सन्स आर वर्किंग इन अ कंपनी, फिर उनके कुछ पोजीशन दे रखे हैं। मतलब इतना बड़ा जो पैराग्राफ है ना, इतना बड़ा, वो तो कोई काम का ही नहीं होता। आप हम जानते ही हैं कि नॉर्मल केस में हम कोई भी सीटिंग या पजल अटेम्प्ट करने जाए तो हम दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ छोटा सा है, यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाला है। यस, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है। आपको क्या लग रहा है, एक बार पढ़ लो, डिसाइड करो, लग रहा है कि नहीं अटेम्प्ट करने वाला। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, पर फिर भी क्या है कि इसको अटेम्प्ट करने का सोच सकते हैं। ठीक है, सेटिंग पजल होगा, मेंस लेवल का होगा, तो सीधी बात है टाइम टेकिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, पर फिर भी इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल स्किप करेंगे क्योंकि सिटिंग पजल हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि हम तो स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, तो इसको तो अभी स्किप करना है, आगे बढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, तो चलो चलते 39 और 40 नंबर पे। अब 39 और 40 ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये सवाल भी लॉजिकल रीजनिंग से है ना, इन्फरेंस से सवाल है, तो इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। एक बड़ा सा डेटा दे रखा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये टाइम टेकिंग होगा, तो इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा, इसको छोड़ूंगा। सेम वे मैं इसको भी छोड़ूंगा। 39 और 40 चलेंगे 41 पे। यस, आगे बढ़ता है 40 नंबर 41 पे। अब 41 पे आए तो क्वेश्चन देखो और डिसाइड करो इसको अटेम्प्ट करे या छोड़े। ठीक है ना, साथ में ये भी डिसाइड करना है। ठीक है, साथ में ये भी आपको डिसाइड करना है कि इसको अटेम्प्ट तो अभी स्टार्टिंग में तो नहीं करने वाले, लेकिन बाद में भी इसको पहले अटेम्प्ट करें या बाद में करें। देखो ज़रा 9 बॉक्स दिए हैं, ठीक है, और सब में पेन है, और मेन डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, इतना सा डेटा है अपने पास। तो मेरे हिसाब से ये सवाल स्किप करने वाला है। इसको क्या है कि स्टार्टिंग में भी नहीं कर सकते और लास्ट में भी, सबसे लास्ट में इसको करना बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। ठीक है ना, सबसे लास्ट में इसको करना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ज़्यादा लिंकअप नहीं दिख रहा। जैसे ई दिख गया तो ई एक ही बार दिख रहा है, एफ दिखा तो एफ एक ही बार दिख रहा है। ठीक है ना, जी दिखा तो देखो जी से आपको, जी भी आपको सिर्फ 2 बार दिख रहा है, कुछ ज़्यादा लिंकअप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो जब ज़्यादा लिंकअप नहीं दिख रहा तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। ये इन्फरेंस से सवाल है, इसको स्किप करना चाहिए। ठीक है, इन्फरेंस से सवाल है, इसको स्किप करना चाहिए, लेकिन फिर भी
थोड़ा सा छोटा लग रहा है, क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो एक बार इसको अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसको एक बार अटेम्प्ट करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, कोई बता सकता है? वैसे इसको स्किप करना है, ठीक है, वैसे स्टार्टिंग में इसको स्किप करना है, बाद में करेंगे, लास्ट में टाइम बचेगा तब। पर फिलहाल कोई मुझे बताएगा इसको इसका क्या होगा? अब देखो पेपर हमारा कंप्लीट होने की तैयारी में है, फिर सिर्फ सिटिंग और पजल करेंगे। ठीक है, जो पेपर अटेम्प्ट करना था, जैसे करना था मैंने बताया, अब ये कंप्लीट होने की तैयारी में है। जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ सिटिंग और पजल अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको पढ़ो और आंसर बताओ। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला है? बेगूसराय, अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार which has seen the phase of kidnapping, extortion, murder to the industrial city of बिहार। क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का बेगूसराय, उसने पहले क्या दे रखा है भाई, उसमें किडनैपिंग भी हुआ है, एक्सटॉर्शन भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है, लेकिन अब वो डिस्ट्रिक्ट सुधर चुका है और अभी फिलहाल क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ बिहार बोला जा रहा है उसको। वहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छे से आ चुकी है अब, ठीक है ना, मतलब ग्रोथ हुआ है। अब दिया है नाउअडेज देयर आर 4 मेजर इंडस्ट्रीज इन बेगूसराय, 4 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। Growth rate of Begusarai is top among all districts in Bihar and 5th among all districts in India in the year 2017। तो आपको यहाँ से सिर्फ एक चीज पता चल रही है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या हो रहा है भाई, ग्रोथ रेट अच्छा हो गया है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रहा है कि ग्रोथ रेट अच्छा हो रखा है। ठीक है, तो अब इसको पढ़े और आंसर करें कि आंसर क्या हो सकता है। चलो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला दिया है हमें, अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीज इन बेगूसराय। भाई ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्योंकि देखो क्या बोला है, इंडस्ट्रियल सिटी बोल दिया, अब इंडस्ट्रीज आ चुकी है, इंडस्ट्रियल सिटी बोला गया है, मतलब कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज अगर है दैट मीन्स वहाँ पे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हो चुके हैं, वहाँ पे उनको जॉब मिल रहा होगा। दैट मीन्स हम पहला तो ज़रूर बोल सकते हैं कि पहला सही है, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है ना, चलो दूसरा क्या दिया दूसरे में, देयर इज नो केस ऑफ मर्डर, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन इन 2017। भाई ये हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा था, देखो, विच हैज सीन किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, इन्होंने ये देख रखा है और अभी इंडस्ट्रियल सिटी बन चुकी है। लेकिन क्या इससे हम ये बोल सकते हैं कि अभी ये नहीं होगा? हो सकता है ना हो, लेकिन रिड्यूस हो चुका हो, है ना। भाई मर्डर वगैरह हो रखे होंगे, हो सकते हैं, एक्सटॉर्शन या किडनैपिंग भी हो सकते हैं अभी भी, लेकिन कंपेरेटिवली वो रिड्यूस हो गए होंगे। हम कभी नहीं बोल पाएंगे कि अभी बंद हो चुके होंगे, इसलिए दूसरा तो नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा, पीपल ऑफ बेगूसराय हार्ड वर्किंग एंड कीन टू गो फॉरवर्ड। यस, ये बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं गो फॉरवर्ड? क्योंकि देखो पहले किडनैपिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा था, अभी क्या इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर चुकी है, मतलब एक बैकवर्ड फेज से अभी फॉरवर्ड फेज में आए हैं, अभी फेज सुधरा है उनका, है ना, चीजें दिन ब दिन अच्छी जा रही है, अच्छी हो रही है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये चीज जरूर सही है हमारी। ठीक है ना। ठीक है, बात करें फोर्थ की, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया आर डिजायरस टू हैव देयर इंडस्ट्रीज इन बेगूसराय। भाई ये कभी नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? नो डाउट इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप हो चुकी है, 4 इंडस्ट्रीज भी है, लेकिन क्या इस स्टेटमेंट से ये लग रहा है हमें कि भाई और नई इंडस्ट्रीज, मतलब सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इसी जगह को देख के बैठे कि यहीं पे इंडस्ट्री ओपन करेंगे? तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा 1 and 3 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन बी। समझ रहे हो? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए था यहाँ पे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सही है, यस, नीलम, भावना और हिमालय। हिमालय आपने सेकंड लिखा है, सेकंड का मतलब बी समझूँ या ओनली सेकंड समझूँ? ठीक है, तो आप लोगों के आंसर सही है यहाँ पे। मनीष, मनीष आपने सेकंड, ओके, वो देखा नहीं था, शायद आपका गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, अब स्टेटमेंट कंक्लूजन है, बड़ा सवाल दिख रहा है, स्किप करेंगे। देखो मैं आपको यही समझाने की ट्राई कर रहा था, अगर कोई स्टूडेंट सीटिंग या पजल को लेके बैठ गया तो क्या ये इजी क्वेश्चंस तक आ सकेगा? भाई ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन है, नो डाउट, लेकिन कहने को ब्लड रिलेशन तो इजी होता है ना, तो भाई ब्लड रिलेशन तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन तक बंदा पहुंच ही नहीं पाता। तो अगर सिटिंग पजल स्टार्टिंग से लेता तो दिक्कत कर लेता, या बीच में कोई भी सिटिंग पजल उठाया होता तब भी दिक्कत हो जाता। ठीक है ना, तो इस वजह से हम ये सारी चीजें स्किप करते गए। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करो, जरा सब लोग इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। ठीक है ना, तो हमें यही समझना है क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है।
तो मुझे पता है सब लोगों को ये पता है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलो आपके पास है टाइम 2 मिनट का, इसको सॉल्व करें और कंप्लीट करें जल्दी से। तो क्या अटेम्प्ट करना, क्या छोड़ना, आज हम यही सीख रहे हैं और यही मैटर करेगा एग्जाम में। चलिए जिसका डायग्राम बन जाए इन्फॉर्म कर लेना। चलो बना किसी का डायग्राम। चलो मनीष बहुत अच्छी बात है, सेम क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की थी, तो क्योंकि प्रैक्टिस ही मैटर करेगा, जितना आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा आप लोगों के लिए। चलो हुआ। चलिए नीलम बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट्स इसमें भी वही करना है, कॉमन कॉमन एलिमेंट लेना और सॉल्व करना, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट लेना है, लाइन में कभी ड्रॉ मत करने बैठना, कॉमन एलिमेंट लेना और ड्रॉ करना, ठीक है। जैसे देखें हम शुरुआत कर रहे हैं इसको सॉल्व करने की, देखो कैसे करेंगे। यू से जी। अब देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, देखो आपका और मेरे तरीके में यहाँ पे फर्क आएगा, शायद आप लोग कैसे करते हो आई डोंट नो, लेकिन मेरा जो तरीका है ना, मैं देखो यहाँ पे देखूंगा, मैं इसको बाद में मैं यहाँ पे देखूंगा, और यहाँ पे मैं क्या देखूंगा पता है, देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा, सबमिट टी आ गई और यू पीछे है, तो यहाँ पे मैं वही देखना चाहूंगा, क्या सबमिट टी आ गई और यू पीछे है, भाई नहीं है, तो जहां नहीं है ना मैं उसको ध्यान में रखूंगा। जैसे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे टी आगे और यू पीछे नहीं है, और दूसरा यहाँ पे टी आगे और यू पीछे नहीं है, तो ये दोनों मैं दिमाग में फिक्स कर लूंगा कि ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे टी आगे और यू पीछे नहीं है, ठीक है। बाकी तो फिर मैं ड्रॉ करने बैठ जाऊंगा। चलो तो डॉलर और कॉपीराइट ये दो जगह पे मुझे ध्यान रखना है, बाकी तो फटाफट डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। तो चलो यू एट द रेट जी, यू एट द रेट जी का मतलब क्या है भाई, यू इज द पेरेंट ऑफ जी, यू पेरेंट है जी का, लेकिन यू का जेंडर नहीं पता, ना ही जी का पता चलेगा यहाँ से,
जी हैज जे, हैज का मतलब है सिस्टर, दैट इज जी सिस्टर ऑफ जे। जे का जेंडर नहीं पता चलेगा। चलो ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद कॉमन एलिमेंट सर्च करते हैं। कॉमन एलिमेंट कहाँ पे भाई? कॉमन एलिमेंट मुझे दिख रहा है ये जी। चलो जी स्टार एफ, स्टार का मीनिंग, स्टार का मीनिंग है वाइफ, दैट इज जी इज द वाइफ ऑफ एफ। ठीक है ना। एफ परसेंटेज, पर्सन का मीनिंग है ब्रदर, दैट इज एफ इज द ब्रदर ऑफ एच। एच कॉपीराइट आई, कॉपीराइट का मीनिंग है मदर, दैट इज एच इज मदर ऑफ। चलो यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो जरा। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब जैसे टी कॉपीराइट यू का मतलब है यू इज मदर ऑफ टी, तो वैसे ही यहाँ पे एच कॉपीराइट का मतलब क्या होगा? आई इज मदर ऑफ एच। यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा आई इज मदर ऑफ एच। समझ में आया? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। चलो सेम वे, अब कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? देखो एफ दिख रहा है मुझे, ये रहा एफ परसेंटेज। एफ परसेंटेज का मीनिंग है यस एफ इज ब्रदर ऑफ एच। एफ परसेंटेज का मीनिंग है एफ इज ब्रदर ऑफ एच, ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। चलो एच स्टार यू, एच स्टार यू का मीनिंग क्या है भाई? एच इज द वाइफ ऑफ यू। एच स्टार यू का मीनिंग है ना, यहाँ पे दिया है, सॉरी, एच स्टार सी, एच स्टार सी दिया है, तो एच स्टार सी का मीनिंग क्या है? एच इज द वाइफ ऑफ सी, एच इज द वाइफ ऑफ सी। अब देखो कॉमन दिख रहा है सी, सी एंड आई। एंड का मीनिंग है सी सन इन लॉ ऑफ आई, सी सन इन लॉ ऑफ आई, क्लियरली विजिबल है, सी सन इन लॉ आई है, आई का है। अब देखो बी एट द रेट एच, बी एट द रेट एच का मीनिंग है बी इज द पेरेंट ऑफ एच, बी इज द पेरेंट ऑफ एच। अब बी पेरेंट है एच का, और हम जानते हैं बी पेरेंट एच का तब हो पाएगा जब बी इसके क्या हो जाएंगे? हस्बैंड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आई भी ऑलरेडी पेरेंट थे। ठीक है, तो बी फादर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा है। चलो ये वाला देखते हैं, कॉमन एलिमेंट बी डॉलर ई, बी डॉलर ई, डॉलर का मीनिंग क्या है जरा? ये रहा, दैट इज उल्टा करेंगे यहाँ पे, ई इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बी, ई इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बी। तो देखो बी का ग्रैंड चाइल्ड, तो बी की डॉटर का सन या डॉटर जो भी हो, है ना, पर आपका ई यहीं पे आएगा और ई का जेंडर पता नहीं चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, अब ये बच गया। जे कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब क्या है भाई? कॉपीराइट का मीनिंग है हमारे पास ये रहा, दैट इज उल्टा करना है यहाँ पे। तो ए इज द मदर ऑफ जे, ए मदर है जे की, ए मदर है जे की, और हम जानते हैं देखो जे के ऊपर यहीं पे यू है, तो ए मदर है जे की, तो ए माइनस, तो यू क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। ठीक है ना। और ए डॉलर डी, डॉलर का मीनिंग हम जानते हैं भाई डी इज द, उल्टा करना है यहाँ पे, डी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, डी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, तो ए की डॉटर का सन या जो भी हो, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड बोला है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, सॉरी डी आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका डायग्राम बनेगा। पर डायग्राम बना था सभी का, ठीक है, तो ये डायग्राम बनना चाहिए था बी आई सी एच एफ जी जे यू ए डी ई, ई डी का जेंडर नहीं पता और जे का जेंडर नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या देना चाह रहा है हमें? क्वेश्चन दिखा रहा है हमें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट करते हैं, देखो जरा, 3 सवाल है और डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम नहीं लगता और क्वेश्चन भी फटाफट हो जाता है फिर। चलो सवाल पूछा है, इफ डी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ देन हाउ इज डी रिलेटेड टू यू। डी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ, एफ का सिर्फ एक ही चाइल्ड है डी, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू यू। तो यू जो है वो डी को क्या कहेगा भाई? यू डी को क्या कहेगा? या तो ग्रैंड सन कहेगा या तो ग्रैंड डॉटर कहेगा। आंसर बन जाएगा ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है ना, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, आंसर बनेगा ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, दैट इज कांट डिटरमाइन। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन बी भी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जेंडर नहीं पता उसका, इस वजह से आंसर बनेगा कांट डिटरमाइन। या आइदर और दिया होता, ऑप्शन ई दिया होता कि आइदर बी और डी, तो वो आंसर हो सकता था। आगे दिया है, इफ ए हैज ओनली वन सन देन हाउ इज जे रिलेटेड टू एफ। जे रिलेटेड टू एफ, बोला है कि ए का सिर्फ एक ही सन है, सन कौन हो जाएगा? देखो जरा, ए के नीचे कौन है? जी, जी तो डॉटर है ना, जी डॉटर है तो सन कौन हो जाएगा? जे, तो जे हो जाएगा प्लस, है ना, जे सन हो जाएगा। तो पूछा है हाउ इज जे रिलेटेड टू एफ, कि एफ जो है वो जे को क्या कहेगा। चलो भाई एफ जे को क्या कहेगा, देखो जरा, एफ जे को क्या कहेगा? देखो एफ की वाइफ, और वाइफ का क्या है कि ब्रदर है, वाइफ का ब्रदर यानी ब्रदर इन लॉ, वाइफ का ब्रदर यानी आंसर बन जाएगा ब्रदर इन लॉ, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है ना। आगे दिया है, इफ डी हैज नो सिबलिंग एंड बी हैज नो ग्रैंड डॉटर। चलो डी का सिबलिंग नहीं है, बी की ग्रैंड डॉटर नहीं है, डी का सिबलिंग नहीं है, चलो नहीं है, और बी की ग्रैंड डॉटर नहीं है। भाई बी की ग्रैंड डॉटर है, तो देखो ये ग्रैंड डॉटर नहीं है, ऐसा मना कर दिया। भाई ये ग्रैंड डॉटर नहीं है तो ये ग्रैंड सन हो जाएगा ना, फीमेल मना कर दिया तो मेल होगा ये। तो सवाल पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो सी जो है वो ई को क्या कहेगा? चलो चेक करो सी ई को क्या कहेगा। तो देखो ये सी है और ये ई है,
तो ये सी का क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, सी का सन हो जाएगा, आंसर बन जाएगा सन। दैट इज ऑप्शन डी। समझ में आया? ठीक है, तो आई होप इतना अब सबको समझ में आ चुका है कि क्या अटेम्प्ट करना था, क्या स्किप करना था। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्किप की, काफ़ी सारी चीज़ें अटेम्प्ट की, और साथ साथ में हमने क्या किया, हमने सारे सीटिंग और पजल को एक नज़र घुमा के देखा है। नज़र घुमा के देखना ज़रूरी है, पढ़ना नहीं है। ध्यान रखना, नज़र घुमाना और पढ़ना दोनों में डिफरेंस है। नज़र घुमाना मतलब डिसाइड करना कि लास्ट में मैं क्या अटेम्प्ट करूँगा और क्या स्किप करूँगा, और पढ़ना मतलब पढ़ना होता है, टाइम वेस्ट होता है वो। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। अब हम कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपने बॉक्स बेस्ड पजल देख लिया है, आपने 6 बंदे समर फेसिंग नॉर्थ समर फेसिंग साउथ वाला एक क्वेश्चन देख लिया है, आपने उसके अलावा सीईओ वगैरह जो पोस्ट दे रखी थी 6 बंदों वाला वो क्वेश्चन देख लिया है, और आपने 3 रो वाला क्वेश्चन देखा है। तो 4 सेटिंग या पजल अभी हमारे पास बचे हुए हैं। क्या लग रहा है किसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें? ठीक है, हिमालय समझ में आ गया? ये जो क्वेश्चन किए वो सारे, आपका कमेंट एक्चुअली मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है, अब समझ में आ गया? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप देख लेते तो हो जाता। ठीक है, जो आपका कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तब भी वो हो जाएगा। यस मनीष, सही बात है आपका, सिलोजिज्म नहीं आया। तो कई बार ऐसा होता भी है कि सिलोजिज्म नहीं पूछते या डेटा सफिशिएंसी नहीं पूछते। ठीक है, तो ये पेपर तो एक्चुअली हमारे लिए क्या था, सरप्राइज ही था ना, कि जैसे आपको नहीं पता था वैसे मुझे भी नहीं पता, मैं एग्जाम देने बैठा हूँ क्या आएगा क्या नहीं, पर हमारा काम तो वही था, इजी क्वेश्चन छांटना और फिर डिफिकल्ट की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, इजी क्वेश्चन छांटना और फिर डिफिकल्ट की तरफ आगे बढ़ना, ये हमारा काम था। ठीक है, रो वाले में वेरिएबल नहीं है तो वही वाला अटेम्प्ट करेंगे। ओके नीलम, बिल्कुल सही सोच है आपकी। बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचना है आपका, कौन सा पहले अटेम्प्ट करें? क्या सिटिंग पजल के अलावा कोई चीज़ हमने छोड़ रखी है? अगर छोड़ रखी है तो वहाँ चल सकते हैं, मतलब लॉजिकल रीजनिंग छोड़ रखा है एक तो कुछ क्वेश्चंस, और उसके अलावा सिटिंग पजल छोड़ रखे हैं। ठीक है, तो बताएं अब आप लोगों के व्यूज़ यहाँ पे, है ना। मेरा काम जो था वो आज मैं कर चुका हूँ, कि क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं करना वो समझाना काम था आपको। तो अब आपका काम है कि आप मुझे अब बताओ कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो हिमालय का कहना है 3 रो वाला, नीलम का कहना है 3 रो वाला, और भावना का कहना है सीओ वाला करना चाहिए। बात वो भी सही है। तो अब जो मेरे हिसाब से बॉक्स वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बॉक्स वाला क्वेश्चन सर काफ़ी बड़ा था मेरे हिसाब से, तो उसको बाद में करना समझ होगी एक अच्छी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मेरे 2 चीज़ रहेगी, या तो मैं सीओ वाले को ट्राई करता या तो मैं 3 रो वाले को ट्राई करता। बस ये 2 चीज़ करता मैं। ठीक है, मैं सीओ करता या तो फिर सीओ वाले को करता या तो 3 रो वाला करता। अब यहाँ पे ये चीज़ आके खड़ी होती है कि आप लोग कौन सा करना चाहते हो। देखो मैंने मेरा बता दिया, सबसे पहले मैं सीओ करता, उसके बाद मैं 3 बॉक्स वाला करता, सॉरी 3 रो वाला करता, उसके बाद मैं बॉक्स और एज वाला जो 6 बंदों वाला है उन दोनों में से एक डिसाइड करता, कोई भी, डिपेंड ऑन माई टाइम कि कितना टाइम बचा है तो ठीक है कर लेंगे दोनों में से कोई एक, अदरवाइज टाइम चला गया तो ख़त्म, पेपर पूरा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, फिर वो टाइम के ऊपर आएगा। लास्ट में मान लो मेरे पास सपोज 3 मिनट आसपास बचा है और मेरे पास सिटिंग या पजल बचा हुआ है, मीन्स का पेपर दे रहा हूँ, तो मैं सिटिंग पजल को ट्राई नहीं करूँगा। एट दैट टाइम मैं चला जाऊँगा सीधा लॉजिकल रीजनिंग की तरफ, और 3 मिनट में मैं 2 लॉजिकल रीजनिंग तो कर सकता हूँ, मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहने का मतलब। अब अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मैं सबसे पहले सीओ या 3 रो वाला करता, उसके बाद देखता कि टाइम बचा है कि नहीं बचा है। अगर टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम है, तो सिटिंग पजल की तरफ भागता। अगर कम टाइम बचा है, 2-4 मिनट ही, ठीक है, तो मैं सिटिंग पजल को ट्राई नहीं करता,
क्योंकि जैसे जैसे टाइमर उल्टा चलता है मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती और हो सकता है शायद सेटिंग बदल ना अटेम्प्ट कर पाऊँ और मैं लास्ट के 3-4 मिनट वेस्ट हो जाए। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने बचा रखे हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, और तब जाके मैं लॉजिकल रीजनिंग को टच करता। और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर उतना जो 3-4 मिनट का टाइम बचा है तो एटलीस्ट 2-3 सवाल तो मैं कर ही लेता वहाँ पे। तो सो लॉजिकल रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम मेरे लास्ट के मिनट रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। समझ में आ रहा है सबको? भाई सेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है, यूजफुल लग रहा है सबको? अगर यूजफुल लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लाइक आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलना, है ना। सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि अगर कमेंट करते हो, पॉजिटिव कमेंट होंगे तो बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार लेक्चर देखे, कुछ काम की चीज़ होगी हमारे लिए, है ना। तो अगर काम का लग रहा है तो वहाँ पे ज़रूर लिखना कि भाई यूज़फुल है, नहीं है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं है। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी देखने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलो फिर अब हम देखेंगे जो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से वो 3 रो वाला सवाल या तो फिर बॉक्स सीओ वाला सवाल, लेकिन मैं चलाऊंगा आपको करवाऊंगा पहले तो 3 रो वाला। 3 रो वाला ही क्यों भाई? 3 रो वाला सवाल आपको इसलिए करवाना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है कि आप में से जो स्टूडेंट्स अभी जो देख रहे हैं हमें, वो स्टूडेंट शायद 3 रो वाला क्वेश्चन कभी ना किया हो, इस वजह से 3 रो वाला पहले करवा रहा हूं। अदरवाइज एग्जाम में मैं पहले मैं क्या वो सीओ वाला करता, या तो उसके बाद 3 रो वाला करता, या वाइस वर्सा भी कर सकता था। मेरे मूड के ऊपर है कि मैं लीनियर वाला करना चाह रहा हूँ या फिर बॉक्स वही वाला करना चाह रहा हूँ, वो मूड के ऊपर जाएगा तब। लेकिन फिलहाल मैं इसको करवाना चाहूँगा। ठीक है, तो क्या करना चाहोगे? ट्राई करना चाहोगे या मैं डायरेक्टली करवा लूँ? बताओ, रिप्लाई करो जल्दी से। ट्राई करना चाहोगे या मैं डायरेक्टली इसको करवाऊँ? ठीक है, और जो कमेंट करोगे बाहर की तरफ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद बाहर की तरफ जो कमेंट बॉक्स आता है ना, वहाँ पे करना। ठीक है, अगर पसंद आए तो। और नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ज़रूर बुरा भला मतलब जो बुरा लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गाली को छोड़ के। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ो इसको, थोड़ा सा पढ़ो, डिसाइड करो कि डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, बोला है 3 रो है, रो 1, 2 एंड 3। भाई ये पेपर मैं देने गया था। ठीक है, ये SBI क्लर्क का पेपर था, ये मैं देने गया था, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी तरीके से मैंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया था। मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट किया था। मैं एक्चुअली एक ब्लाइंड कैंडिडेट का एग्ज़ाम देने गया था। ठीक है, आप लोग जानते हो जैसे खुद के लिए तो कभी एग्ज़ाम देता नहीं हूँ मैं, ये सारे एग्ज़ाम्स तो बहुत पहले मैं क्रैक कर चुका हूँ। ठीक है, जॉब तो कब का मिल चुका था SBI वगैरह में भी। ठीक है, पर उसमें तो इंटरेस्ट है नहीं, तो ठीक है। पर ये एग्ज़ाम फिर भी मैंने दिया था, एक ब्लाइंड कैंडिडेट का मेंस का पेपर देने गया था। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने, और मुझे लगा कि भाई मैंने रिग्रेट नहीं किया मेरे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, यस भावना, मैं जूम कर रहा हूँ। पहले मैं इतना ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद मैं पूरा नीचे का क्वेश्चन जूम कर लेता हूँ। तो चलो इसको मैं जूम करा के ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। देखो जरा, बोलना चाह रहा है there are 3 rows, row 1, 2 and 3. Row 2 is in the north of 3 and 1 is in the north of 2. भाई 1, 2, 3 लाइन में आएंगे, ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, फिर आगे कहना चाह रहा है there are 4 persons sitting in row 1 and 8 person in row 2. ये काम क्या सेंटेंस है हमारे पास? 4 बंदे बैठे हैं रो 1 में, 8 बंदे बैठे हैं रो 2 में, और 4 बंदे बैठे हैं रो 3 में। ठीक है, ये सेंटेंस काम का है हमारे लिए। अब आगे दिया है पर्सन सिटिंग इन द रो 3 फेसेस नॉर्थ। ये ध्यान में रखना है, रो 3 वाले कहाँ पे देख रहे हैं? पे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, पर्सन सिटिंग इन द रो 1 फेसेस साउथ। रो 1 वाले साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और आगे दिया है फर्स्ट 4 पर्सन सिटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन रो 2 फेसेस नॉर्थ। ओके, चलो क्या बोलना चाह रहे हैं? रो 1 वाले कहाँ देख रहे हैं? साउथ में। चलो रो 1 को साउथ में दिखाते हैं, 1, 2, 3 और 4। रो 1 में 4 बंदे थे, साउथ में देख रहे हैं। अब रो 2 में बोला है पहले 4 जो बंदे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वो सब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ नॉट दिया है, नॉट भी देख लेंगे। बोला है कि ऑल द पर्सन सिटिंग इन रो 1 एंड 3 आर फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन रो 2। कि रो 2 को फेस कर रहे हैं रो 1 और 3 वाले, रो 2 को फेस कर रहे हैं रो 1 और 3 वाले। ठीक है, तो चलो ये है रो 2 को फेस कर रहे हैं रो 1 वाले। ठीक है ना, ये रो 1 था हमारा, उसके नीचे ये रो 2 है हमारा,
और इसके नीचे रो 3 आएगा हमारा, ठीक है। चलो आगे क्या दिया है, एंड द लास्ट 4 पर्सन सिटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फेसेस साउथ, और बाकी के जो 4 बंदे हैं वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और रो 3 वाले कहाँ देख रहे थे, नॉर्थ की तरफ। और बोला है कि, और यहाँ पे बोला है कि रो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, यानी कि ये जो आएंगे वो इस तरफ आएंगे, रो 3 वाले ऊपर की तरफ। तो इस टाइप से आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला है। भाई डायग्राम समझ में आ गया कि किस टाइप से हमें बोला गया है, क्लियर है। तो डायग्राम हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करने के लिए बोला गया था। तो अगर डायग्राम ड्रॉ करना समझ आ चुका है कैसे करना था, तो हम चलेंगे अब सीधा मेन डेटा पे। डेटा जूम कर रखा है मैंने आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करो, डायग्राम ड्रॉ करो और सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो चलो शुरू करो जल्दी से इसको, और आई होप कर लोगे। मैं जानता हूँ आप लोग इंटेलिजेंट हो, सब लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसको पहले करवाने का रीज़न ये था कि शायद आप में से किसी स्टूडेंट ने ना किया हो, और अगर नेक्स्ट टाइम में आए आपके सामने तो आप इसको कर सको, ठीक है। बाकी CO वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने वाला था, पर इसको इसलिए पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ज़रा इसको सॉल्व करो, ट्राई करो। बोला है देखो, ई फेस इज द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ पी, नो वन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। भाई ई के लेफ्ट में कोई नहीं है ना। एक बार कैसे शुरुआत करना है मैं आपको बता देता हूँ। बोला है ई के लेफ्ट में कोई नहीं है, ओके सॉरी, ई के लेफ्ट में कोई नहीं है, ठीक है। क्या करोगे, ठीक है। कहने को तो भाई काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो कोई भी 2 पॉसिबिलिटी से शुरू करोगे क्वेश्चन को, कोई भी 2 पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन को शुरू करोगे, ठीक है। अगर मैं हूं तो मैं हमेशा ई को क्या करूंगा, बीच में से शुरू करूंगा, रोड 2 में से। रोड 2 में से क्यों करूंगा, देखो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं ना, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे क्या है कि ई वाला दिख रहा है मुझे। ई के कंपैरिजन में जो जो बंदे दे रखे हैं ना, उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिख रहा है। तो मैं नॉर्मली अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं टारगेट करूँगा ई को रोड 2 में, ठीक है। ई को मैं रोड 2 में टारगेट करना चाहूँगा। तो देखो आप लोगों को जैसे सही लगे, जो भी पॉसिबिलिटी आपको सही लगे आप बना सकते हो उसको। एक बार ट्राई करो, फिर मैं इसको करवाता हूँ। एक बार ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। फोर्थ लाइन में तो कुछ हाइड नहीं है, सब ओपन ही है। क्यों लिखा हुआ है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं। थोड़ा और इस तरफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको ट्राई करो, मैं करा रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, ट्राई कर लो इसको, फिर मैं इसको करवाता हूँ, ठीक है।
5 मिनट ले लीजिए, इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं कराता हूँ। सो लेफ्ट साइड स्क्रीन करें, कर लिया इतना, और लेफ्ट साइड करें, और करेंगे तो फिर दिखेगा नहीं। मेरे हिसाब से इतना इनफ है। लेट मी चेक इन माई मोबाइल, कैसा दिख रहा है, कैसा व्यू आ रहा है। ओके, कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेता हूँ और ठीक है। अब ठीक है। हो सकता है यहाँ पे रखने के बाद 1-2 लाइन आपको ना दिखे क्लियरली, लाइन के पीछे आ रहा है, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से बेटर था, ये पहले जो था वो, ठीक है। चलो और 2-4 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं करवा रहा हूँ इसको। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और शायद अगर आप में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है पहले, तो ये हेल्पफुल ज़रूर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और कोई चीज़ अगर जो ना दिख रही हो तो बताइएगा। डन सर, बहुत बढ़िया नीलम, बहुत ही सही। चलो नीलम, फिर भी हमें दूसरे स्टूडेंट्स के लिए 1-2 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी इसको कर सकें। तो आपको लग रहा होगा नीलम शायद कि ये क्वेश्चन उठाना हमारे लिए गलत नहीं होता, अगर एग्जाम में इसको उठाया होता तो। अरे नेट क्या, हाँ चल तो रहा है, कहाँ गया? हो ही नहीं सकता।
तो चले स्टूडेंट्स फिर कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं एग्ज़ाम देने बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी से शुरू करना चाहूँगा। ई को मैं रूट 2 में बिठाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया है, नो वन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में कोई नहीं है भाई। अगर ई के लेफ्ट में कोई नहीं है दैट मीन्स कि अगर ई यहाँ हुआ तो ई के लेफ्ट में कोई नहीं होगा। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी लूँगा कि ई यहाँ पे बनाऊँ और ई के लेफ्ट में कोई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला है ई फेसिस द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ पी। पी के सेकंड राइट में जो है उसको कौन कर रहा है भाई, फेस कर रहा है ई। तो आपका पी यहाँ पे होगा कि पी के फर्स्ट और सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है वो ई को फेस कर रहा है। सेम वे पी आपका यहाँ पे होगा कि पी के सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है फर्स्ट और सेकंड में उसको फेस कर रहा है ई। ओनली 1 पर्सन बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में एक बंदा, तो पी को एक छोड़ के आर यहाँ पे होगा, या तो पी को एक छोड़ के आर यहाँ पे होगा। 1 पर्सन बिटवीन पी एंड आर, ठीक है। फिर आगे दिया है ओनली 2 पर्सन बिटवीन आर एंड वन हु फेसिस एफ। आर और जो बंदा एफ को फेस कर रहा है उसके बीच में 2 बंदे होंगे। तो देखो आर और जो बंदा एफ को फेस कर रहा है उसके बीच में 2 बंदे, मतलब एफ यहाँ पे होगा। देखो आर को जो बंदा बैठा आर को जो 2 छोड़ के बंदा बैठा हुआ है वो एफ को फेस कर रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो चलो आर को 2 छोड़ के जो बंदा बैठा हुआ है वो किसको फेस कर रहा है, एफ को, तो एफ आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। भाई समझ रहे हो सब लोग। आगे डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के जस्ट राइट में डी। भाई एफ के जस्ट राइट में डी, तो देखो एफ का राइट तो ये हो गया, एफ का राइट इस तरफ है तो एफ के राइट में डी यहाँ पे आएगा। एफ का राइट ये हो गया ना, नीचे देख रहा है तो उसका जस्ट राइट ये होगा, तो एफ के राइट में डी यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब बोला डी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, डी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो हम देख रहे हैं डी दोनों मिडल एंड पे है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ रहा। फिर दिया है क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसिस डी। चलो जो बंदा डी को फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में कौन है, क्यू। क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसिस डी, कि जो दो बंदा डी को अपोज कर रहा है उसके सेकंड राइट में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, मतलब क्यू यहाँ। डी के जो अपोजिट बैठा है उसके सेकंड राइट में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, तो क्यू यहाँ, ठीक है ना। आगे दिया है इफ इज द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। इफ इज द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है भाई, ए बैठा है। क्या बोला है, इफ फेस द वन, फेस दिया है सॉरी, मतलब उसके ऑपोजिट। इफ इज द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, कि क्यू के जो जस्ट लेफ्ट में है उसके अपोजिट कौन बैठा है, ए बैठा है। क्यू के जस्ट लेफ्ट में जो है उसके अपोजिट कौन बैठा है, ए बैठा है। फेस कर रहा है मतलब एग्जैक्ट उसके अपोजिट बोल दिया है। फिर दिया जी फेसिस एस, जी और एस दोनों अपोजिट है बट डज नॉट एट द एंड ऑफ द रो। जी और एस एंड पे नहीं है भाई, जी और एस एंड पे नहीं है मतलब जी और एस यहाँ पे नहीं है, जी एस यहाँ पे नहीं है, तो जी और एस के लिए यही जगह बच गई, एक दूसरे के आमने सामने है। और आगे दिया है पी इज नॉट नेबर ऑफ जी, पी का नेबर जी नहीं है, पर जी यहाँ नहीं है और जी और एस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दैट मीन्स जी यहाँ, एस यहाँ। सेम वे ऊपर वाला डायग्राम में जी एस यहीं पे आएंगे और कोई जगह बच नहीं रही, दोनों साथ में आने चाहिए, ठीक है ना। और पी का नेबर जी नहीं है तो जी यहाँ पे होगा और उसके सामने एस यहाँ पे आ जाएगा, जी और एस एक दूसरे के ऑपोजिट। चलो भावना बिल्कुल सही, चलो बढ़िया। चलो आगे, आगे क्या दिया है, ओनली 1 पर्सन बिटवीन के एंड एस। एक बंदा बैठा है के और एस के बीच में। भाई के और एस के बीच में एक बंदा, अब के और एस कहाँ पे आएंगे देखना पड़ेगा। आगे दिया है के फेसिस द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एन। चलो तो सोचते हैं जरा के और एस कहाँ पे आएगा। एक बंदा बैठा है के और एस के बीच में, देखो के एस ऊपर तो नहीं आ सकते, के एस यहाँ पे भी नहीं आ सकते, एक छोड़ के कहीं पे भी जगह नहीं बच रही, ठीक है ना। तो के और एस यहीं पे आ सकते हैं और कोई जगह नहीं है, देखो के को एक छोड़ के एस बोला है, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ रहे हो भाई। सेम वे इस डायग्राम में के को एक छोड़ के एस बोला है तो के को एक छोड़ के एस यहीं पे आ सकता है और कोई आपके पास जगह नहीं बच रही के को एक छोड़ के एस के लिए, ठीक है ना। तो के को एक छोड़ के एस कर लो कहीं पे भी, या तो यहां कर लो के एस या तो यहां कर लो के और एस। क्लियर है इतना, चलो रिप्लाई कर लो। ओके एस लिख रखा है, सॉरी एक्स लिख रखा है, सॉरी। चलो 1 पर्सन बिटवीन के एंड एस। चलो एस यहाँ पे है तो एक छोड़ के यहाँ कर लो, एस यहाँ है तो एक छोड़ के यहाँ कर लो, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने पढ़ा नहीं था एस को।
चलो 1 पर्सन बिटवीन के एंड एस। अब आगे दिया है के फेस इज द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एन। के फेस इज द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एन, कि उसको फेस कर रहा है जो बंदा कहां बैठा हुआ है भाई एन के थर्ड राइट में। के फेस इज द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एन, तो के सामने जो बंदा है कौन है एफ। एफ कहां बैठा है एन के थर्ड राइट में। क्या एफ एन के थर्ड राइट में हो सकता है? यहां पे देखो जरा, एन यहां पे होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, नॉट पॉसिबल। पर यहां पे भी तो एक जगह है एन, यहां पे एन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट में एफ है ना। के को जो फेस कर रहा है वो बंदा एन के थर्ड राइट में होना चाहिए, तो ये हमारा सही जा रहा है। चलो सेम वे यहां पे के को जो फेस कर रहा है मतलब एफ, एफ क्या होना चाहिए भाई एन के थर्ड राइट में, तो उस हिसाब से हमारा एन यहां होना चाहिए जो पॉसिबल नहीं है, या एन यहां होना चाहिए। हाँ जी वो जरूर पॉसिबल है कि एन के थर्ड राइट में, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब आगे दिया है हमें जे एंड एम आर इमीडिएट नेबर्स। जे और एम दोनों के नेबर हैं और जे डज नॉट फेस डी। चलो जे एम आजू बाजू में बैठेंगे और जे डी को फेस नहीं कर रहा, तो देखो जे यहाँ पे एम यहाँ पे है ना, जे यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऑपोजिट डी हो जाएगा। चलो सेम वे जे यहाँ पे एम यहाँ पे, जे यहाँ करता तो डी के ऑपोजिट हो जाता, ठीक है। तो जे एम एक दूसरे के नेबर हो गए। फिर ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में 2 बंदे। तो देखो जरा एम को 2 छोड़ के ये हो गया एल, सेम वे एम को ये 2 छोड़ के ये हो गया एल। 2 पर्सन बिटवीन एम एंड एल। आगे दिया है मोर देन 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड सी, सी डज नॉट फेस एल। हु दिया है, हु का मतलब उसके आगे वाला कौन है, सी है। तो बोला सी डज नॉट फेस एल, सी एल के ऑपोजिट नहीं है भाई, सी यहां पे नहीं है, मना कर दिया है। और बोला है सी और बी के बीच में 2 से ज्यादा बंदे, सी यहां पे नहीं है और सी और बी के बीच में 2 से ज्यादा बंदे, मतलब यहां सी नहीं है तो यहां बी होगा और यहां पे सी आएगा, एक ही रो है आप देख सकते हो। तो बी यहां तो सी यहां, मोर देन 2 पर्सन हो गए। सेम वे सी के ऑपोजिट एल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे है ना एल के ऑपोजिट सी नहीं आना चाहिए, सी अगर यहाँ नहीं आना चाहिए तो यहाँ पे बी आएगा। और बी और सी के बीच में मोर देन क्या है कि 2 बोला है, इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि बी यहाँ पे तो कुछ बंदे छोड़ के यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा डायग्राम बनेगा। अब बोला है सी डज नॉट फेस साउथ, लास्ट में दे दिया है सी डज नॉट फेस साउथ, कि सी साउथ को फेस नहीं कर रहा, मतलब सी साउथ को नहीं कर रहा और यहाँ पे हमने सी को साउथ को फेस करवाया है, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा हमारा गलत। और यहाँ पे सी नॉर्थ को फेस कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला पॉसिबिलिटी सही, दूसरा पॉसिबिलिटी गलत, ठीक है ना। चलो सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे 5 सवाल हैं, आई होप कर लोगे सब लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, ठीक है। चलो एनीवन, कोई प्रॉब्लम ना समझ में आया हो, कोई जगह पे कंफ्यूजन हो, ठीक है कोई जिसको नहीं समझ में आया ये सवाल या कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। सो हम लोग अब जो क्वेश्चन बचे हैं, बॉक्स बेस्ड पजल बचा एक है ना, एक बॉक्स वाला था, एक रो वाला था और एक और था, तो 3 सीटिंग या पजल बचे और 2 या 3 बचे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये जो सवाल है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, ये सवाल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टाइम बचेगा हमारे पास, उसमें हम कुछ और अच्छे लेवल के पजल लेके आएंगे आपके लिए, वो अच्छे लेवल के सीटिंग या पजल आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। आई होप सबने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चले फिर यहां तक रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर। चले कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, अभी भी कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो अभी जिस हिसाब से मैंने बताया है कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं करना, और मैं ये होप रख रहा हूं कि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से अटेम्प्ट करोगे जिस हिसाब से मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ट्राई यही करना कि इसी तरीके से अटेम्प्ट करो एग्जाम को, ठीक है। तो चले फिर यहां तक रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है।